You guys can hear me, right? Yes sir. ठीक है. अच्छा, तो मैंने एक सैंपल लेआउट जो है वो बना लिया है एक घर का, ठीक है, सिंगल फ्लोर पे. और इस फ्लोर को हम देख सकते हैं कि वी हैव 4 रूम्स एंड इसमें एक पोर्शन टेरेस का है, लॉन्ज है, ठीक है. और वी विल ट्राई कि हम जो है वो जितने भी रूम्स हैं, लॉन्ज और किचन का जो एरिया है, इसको हम इसमें एयर कंडीशनिंग हो और बाकी जो एरियाज है वो हमारे अनकंडीशनड एरियाज होंगे, ठीक है. सो अब जब हम हैप के सॉफ्टवेयर पे आते हैं तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद अ न्यू प्रोजेक्ट. अगर हम करते हैं तो देन यहाँ से न्यू फाइल आ जाएगी आपके पास कि आप एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेंगे और उसके साथ आप जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, सबसे पहले जो स्टेप है वो आपका कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए, अगर आपने एक सैंपल लेआउट बनाना है तो व्हाट यू नीड, आपको वॉल्स चाहिए, ठीक है, आपको विंडोज चाहिए. अगर कोई ऐसी फेसिंग है जहाँ पे डोर जो है वो आपका मतलब ऐसा रूम है जिसकी आपने कंडीशनिंग करनी है, एयर कंडीशनिंग करनी है और उसकी फेसिंग जो है आउटसाइड है. यानी कि अगर मैं ये जो रूम नंबर 3 है, इस रूम नंबर 3 के यहाँ पे जो इसका फ्रंट वाला पोर्शन है, ठीक है, इसके ऊपर हम अप्लाई कर दें जो हमारी ठीक है, यहाँ पे जो है हम एक डोर अप्लाई कर दें, ठीक है. तो इस वाली जगह पे विंडो के अलावा अगर डोर हो जाए तो उस कंडीशन में ये आउटसाइड डोर हो जाएगा, ठीक है. और फिर हमें जो है यहाँ पे जब हम वॉल के साथ डोर की भी हीट ट्रांसफर को इंक्लूड कर रहे होंगे, ठीक है. इस वाले डोर को जो है हम यूजुअली इसका कोई हमें डोर इंक्लूड करने की जरूरत इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये अनकंडीशनड स्पेस है, ठीक है. और इस अनकंडीशनड स्पेस में यहाँ पे हम जो है वो अपनी कंडीशनिंग कर रहे वाले, ठीक है. तो हम जो हीट ट्रांसफर है वो इसके थ्रू ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके होंगे अनकंडीशन वाले पार्ट में, ठीक है. देन अगर आप जब भी आप स्पेस क्रिएट करेंगे तो पहली चीज आपको चाहिए वॉल्स, विंडोज एंड साथ साथ उसमें फिर विंडोज के अंदर कोई शेडिंग इन्वॉल्व है तो हम शेडिंग देख लेंगे, ठीक है. जो भी वॉल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन पता होनी चाहिए. तो मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के लिए एक ओरिएंटेशन ड्रॉ कर दी है, ठीक है. तो लेट सपोज ये जो वॉल होगी, अगर मैं इस ओरिएंटेशन के हिसाब से देखूँ तो इसकी ओरिएंटेशन नॉर्थ वेस्ट आ रही होगी, ठीक है. सिमिलरली जो हमारी लेफ्ट वाली वॉल्स हैं वो हमारी साउथ वेस्ट पे एंड बाकी जो राइट और बॉटम है वो आप फिर उसी तरह से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है. तो ये डायरेक्शंस पता होनी चाहिए आपको, अपने रूम की डायमेंशंस पता होनी चाहिए. फर्दर ऑन जो भी चीज़ें हम अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे तो उसकी एक सर्टेन पावर या वोल्टेज जो कंजम्पशन है वो आपको पता होगी, ठीक है. तो प्रॉब्लम को जरा देखते हैं कि हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है. स्टार्ट में मुझे यहाँ पे पहला स्टेप होगा वॉल्स क्रिएट करने का, ठीक है. तो वॉल्स क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कस्टमाइज वॉल बनाई हुई है पहले ऑलरेडी, ठीक है. मैं आपको उसको नहीं शो कर रहा, मैं एक न्यू वॉल बना के शो कर देता हूँ, ठीक है. तो आप न्यू वॉल के ऊपर जाओगे तो बाय डिफॉल्ट आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है. डिफॉल्ट वॉल असेंबली. इसके अंदर यू हैव ऑलरेडी अ बंच ऑफ वॉल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, जो आप अपने स्पेस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे जिप्सम प्लास्टर, एयर स्पेस, कंक्रीट ब्लॉक और 4 इंच फेस ब्रेक है, ठीक है. एवरी वॉल कॉम्बिनेशन उसके अंदर इंडोर और आउटसाइड रेजिस्टेंस मौजूद होगी, जिस तरह से हम क्लास के प्रॉब्लम में देख चुके हैं, ठीक है, कि हर प्रॉब्लम में हमारे पास इनसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड आउटसाइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है. तो हर वॉल के कॉम्बिनेशन के अंदर उसकी जो आर की वैल्यू है इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक. तो लेट सपोज हम एक आर्टिफिशियल वॉल जनरेट करते हैं और उस आर्टिफिशियल वॉल को अच्छा, अब मेरे पास 2 चॉइसेस हैं. या तो मैं मटेरियल्स को यूज कर लूँ, यहाँ पे जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो हम 1 बाय 1 यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है. एक नंबर ऑफ सिलेक्शन हमारे पास मटेरियल्स की मौजूद है. अगर आप ये मटेरियल्स नहीं यूज करना चाहते, ठीक है, तो और इसके अलावा आपके पास कोई और वैल्यूज हैं तो वो भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है. तो लेट सपोज हम
पहले एक क्लासिकल केस ले लेते हैं, ठीक है। मैंने एक थीसिस से, जो पाकिस्तानी थीसिस है, ठीक है, इसमें इस तरह से काम हुआ है अबाउट हीट ट्रांसफर कैलकुलेशंस, ठीक है। और इस हीट ट्रांसफर कैलकुलेशंस के लिए इन्होंने पर्टिकुलर केस के लिए आपको वैल्यूज गिवन की हुई हैं फॉर आर, जो आर की जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, वो आ जाएंगी, ठीक है। सो मुझे जरा एक सेकंड दें, मैं इसको फिगर आउट करूं कि कहाँ था। सॉरी, ठीक है। तो लेट सपोज जो वॉल की बेसिक कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसके अंदर प्लास्टर, ब्रिक और प्लास्टर, ठीक है, इन्होंने इसको यूज किया हुआ, ठीक है। लेकिन इन्होंने साइजिंग यहाँ नहीं लिखी हुई क्या यूज किया हुआ है। हम इन्होंने जो थर्मल प्रॉपर्टीज है मटेरियल्स की, मैं उसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्लास्टर की इन्होंने जो थिकनेस शो की हुई है वो 9.5 mm है, ठीक है। तो 9.5 mm इज रफली अराउंड 1.3 ऑफ इंच होता है, ठीक है। तो वो उसके इक्वल हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास, जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो यूनिट कंडक्टिविटी, यूनिट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो एक एग्जांपल करके यहाँ पे देख लेते हैं। उसके अलावा फिर आप अपनी जो वॉल्स हैं वो अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मुझे चाहिए यहाँ पे अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आपको यूनिट्स नजर आ रही हैं वो इंग्लिश सिस्टम में नजर आ रही हैं, ठीक है। तो अगर मुझे अभी फॉर द टाइम बिंग मेरे पास जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज हैं वो सब किसमें, एसआई सिस्टम के अंदर है, ठीक है। तो हम एसआई सिस्टम के अंदर इसको शिफ्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। तो प्रेफरेंसेस में आके, यहाँ व्यू से प्रेफरेंसेस में आके और एसआई सिस्टम में हम आ जाएंगे, ठीक है। वंस हम एसआई सिस्टम में आ जाएंगे तो अब उसी जगह पे वॉल्स के अंदर मैं जाऊंगा तो अब तमाम चीजें जो है वो एसआई सिस्टम में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो जो मेरी पहली वहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कस्टमाइज वॉल 2, ठीक है। और इस कस्टमाइज वॉल के अंदर जो फर्स्ट मेरा एलिमेंट है, लेट सपोज वो प्लास्टर है, ठीक है। और डेट वाज ऑफ 9.5 मिलीमीटर थिकनेस, ठीक है। इसकी डेंसिटी है 1250, डेंसिटी मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ 1250। एंड जो स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट वगैरह इसलिए यूज हो रही होती है जब आपके पास कोई भी मटेरियल हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसको थर्मल स्टोरेज के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो उसकी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है 1088, ठीक है। लेकिन बस ख्याल रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है किलो जूल्स, तो वहाँ पे जो भी वैल्यू है वो मैं उसको 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1088, ठीक। आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू डिपेंड करेगी जो भी थर्मल कंडक्टिविटी है उसका मैं इनवर्स ले लूं, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी का इनवर्स लूंगा तो क्या हो जाएगा, मीटर केल्विन पर वॉट हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लूंगा उसको थिकनेस से, तो डेट वुड बी आवर आर, यानी कि मीटर स्क्वायर केल्विन पर यूनिट वॉट, ठीक है। आर की वैल्यू मुझे किसमें चाहिए, मीटर स्क्वायर केल्विन पर यूनिट वॉट में चाहिए, ठीक है। तो पर्टिकुलर केस के लिए ये कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मैं करता हूं तो 0.431, इसका इन्वर्स कर लेते हैं एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.0095 से, ठीक है। तो अराउंड 0.022, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 0.022 जो है वो मैं अब उस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इधर, ठीक है। सेकेंड, अगले जो मुझे चीज लगानी है वहाँ पे ब्रिक लगानी है, तो ब्रिक की वैल्यूज यहाँ से भी मिल जाएंगी हमारे पास। यहाँ पे भी फेस ब्रिक्स वगैरह मौजूद हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर खुद से डिफाइन करना चाहें तो आप अपनी थिकनेस ब्रिक की डिफाइन कर सकते हैं। ब्रिक वॉज ऑफ 228.6, ठीक है। ये काफी थिक ब्रिक है, आप चाहें तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। ये 228.6 जो है वो अराउंड 9 इंचेस बन रहा होता है, ठीक है। तो ये आप इसको चाहे रिड्यूस कर सकते हैं। लेट सपोज में अभी हम इसी वैल्यूज को यूज करते हैं तो ये हो जाएगा 228.6। इसकी जो डेंसिटी की वैल्यू है, ठीक है, डेंसिटी इज 2000 एंड 0.836, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2000 और
0.836 जो है वो स्पेसिफिक हीट हो गई। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू जो भी कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी को इन्वर्स करें और उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो 0.711 इसका इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय 0.2286 एंड 0.3215 आ गया, ठीक है। तो 0.3215 जो है वो हम जो भी वहाँ पे आर है उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3215 और लास्ट में अगेन दोबारा प्लास्टर है, तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं जो भी हमने यहाँ पे ऊपर प्लेस किया वैल्यूज, ठीक है। ठीक है, अब ये सब हो गया। फेस ब्रेक दोबारा आ रहा है, ये इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, यहाँ राइट क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आप कभी ऐसा हो गया कि आप ऑलरेडी 3 एलिमेंट्स हैं और आपको चौथा एलिमेंट ऐड करना है, तो यहीं पर ही आप जो है वो इंसर्ट का ऑप्शन भी है, ठीक है। तो आपका चौथा एलिमेंट, 5 एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट चाहे आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वंस की हो जाएगा तो आपके पास नेट ओवरऑल जो यू वैल्यू है वो इस वॉल की आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमने ये भी देखा था अपने मैनुअल कैलकुलेशंस के अंदर, यू कैन सेलेक्ट द कलर ऑफ द वॉल, ठीक है। बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द वॉल उसकी एब्जॉर्प्टिविटी चेंज हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अज्यूम कर लूं कि लाइट कलर वॉल्स हैं तो उसकी एब्जॉर्प्टिविटी डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो आपके पास जो भी कॉम्बिनेशन मौजूद है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आप उसको यूज कर लें। आप लाइट कलर वॉल्स हैं आपके प्रोजेक्ट में जिसके लिए आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उसमें लाइट कलर यूज कर लें। अगर आपके घर पे मीडियम कलर की वॉल्स हैं तो आप मीडियम कलर कर लें, डार्क या डार्क कर लें, ठीक है। तो ये आपकी एक वॉल क्रिएट हो गई, ठीक है। अब इस वॉल को आई अज्यूम कि मेरे पास, मैंने अपने जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें अज्यूम किया कि जहां जहां वॉल होगी, ठीक है, मैं वहां पे सेम जो है कस्टमाइज वॉल यूज कर लूंगा, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर कहीं पर उससे ज्यादा डिफरेंट थिकनेस की वॉल है तो आप उस वॉल को मॉडिफाई करके कॉपी कर लें उसी चीज को, ठीक है। ये वाली जो वॉल है इसी को आप डुप्लीकेट कर लें और डुप्लीकेट करने के बाद यू कैन डिफाइन योर थर्ड वॉल एंड यहाँ पे इसकी थिकनेस लेट सपोज हम हाफ कर लेते हैं, ठीक है। तो हाफ वुड बी 114.3, राइट। तो जब हमने इसको हाफ किया तो आपने नोटिस किया होगा कि इसकी आर की वैल्यू, वंस आपने एक दफा वैल्यूज करेक्टली प्लेस कर दी, उसके बाद अगर आप इसकी थिकनेस को वेरी करोगे तो आर की वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसको चेंज कर रहा होगा, ठीक है। हमें बार बार आर को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक दफा हमने आर कैलकुलेट करके एक थिकनेस के लिए एंटर कर दी वैल्यूज, हमें दोबारा से आर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी मैं थिकनेस चेंज करूंगा उसकी क्रॉसपॉन्डिंग आर की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके एक वॉल जनरेट हो गई। अब सेकंड स्टेज पे यू नीड विंडोज, ठीक है। अच्छा, अब विंडोज या रूफ के लिए, रूफ भी सॉरी, ठीक है, रूफ के लिए आपके पास सेम ही प्रोसीजर है जो हमने वॉल के लिए किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं वो कस्टमाइज वॉल रूफ जो मैंने बनाई हुई है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि प्रोसीजर सेम है तो हम उसको रिपीट नहीं कर रहे। यूजुअली जो यहाँ पे इस थीसिस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो ज्यादातर इनमें काम हो रहा होता है या टेबल की वैल्यू को चेंज के कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली ज्यादातर इंच में काम हो रहा है। ज्यादातर इंच में काम हो रहा था, ठीक है, आई एग्री विथ यू, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इंच में करना है ना तो ये चीज कन्वर्ट करना आपको मुश्किल नहीं है वंस, क्योंकि मैंने सिस्टम में वैल्यूज एंटर कर दी, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एक सेकंड में शो करता हूँ, ठीक है। पहले मैं ये रूफ वाला पॉइंट क्लियर कर दूं फिर मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो अगर रूफ की जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास अगर हम देखें तो यू कैन सी कि यहाँ पे रूफ के जो एलिमेंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं कि रूफ जो है वो प्लास्टर बिटुमेन आरसीसी स्लैब और प्लास्टर के ऊपर बेस कर रही होती है, ठीक है। तो मैंने इन चारों को ही जो है वो अपना रूफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल बना लिया, ठीक है। और इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से मैंने जो थीसिस है उससे ऐड कर लिए। अच्छा, इसके अंदर पॉसिबिलिटी ये है कि इसके अंदर एक मेटल का वो भी हो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। तो वो मैं अगर चाहूँ तो ऐड करवा सकता हूँ
इन द इंसर्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी चीज को कॉपी कर लूं, डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करने के बाद नाउ आई ऐड, अच्छा इसकी ऑर्डर जो है ना वो मैटर नहीं करती क्योंकि तमाम रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी हुई है, ठीक है। अभी हम कोई पैरेलल वाली बात नहीं कर रहे हैं, तमाम रेजिस्टेंस सीरीज में लगी हुई है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता कि मैं पहले प्लास्टर लिखूं, पहले आरसी स्लैब लिखूं, वो सबकी सब ऐड हो रही है, ठीक है। जब ऐड हो रही है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो वी कैन ऐड इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर जाके फिर हम यहाँ पे शुड बी स्टील डेक, ठीक है। तो ये स्टील का जो है ना आप डेक बना सकते हैं जिसके ऊपर वो पूरी आप जिसके अराउंड आपकी स्ट्रक्चर कंक्रीट वाला बना होगा, ठीक है। तो इसको ऐड किया जा सकता है इफ यू वांट, ठीक है। अच्छा सेकंड जो आप क्या हो गया, न्यू लेयर, ठीक है। तो उसकी ऑटोमेटिकली जो उसकी यू की वैल्यू होगी वो रिवाइज हो जाएगी। हम चाहें इसको रीनेम करना चाहें तो रीनेम भी कर सकते हैं आराम से, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। वैल्यूज इंचेस में यूज हो रही होती है क्योंकि मुझे अभी एसआई सिस्टम में गिवन थी, लेकिन वो मसला नहीं है। बस आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, मैं वापस बैक जाऊंगा प्रेफरेंसेस पे और इसको दोबारा से इंग्लिश सिस्टम में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। अब जो वैल्यूज मैंने एसआई सिस्टम में सब्स्टिट्यूट किए हैं वो सबकी सब जो है वो इंग्लिश सिस्टम में कन्वर्ट हो चुकी होंगी, ठीक है। मैंने ब्रिक का कहा था 9 इंचेस की ब्रिक है, ठीक है। तो अब ये इंग्लिश सिस्टम से सॉरी एसआई सिस्टम से इंग्लिश सिस्टम में आ चुकी है, ठीक है। तो आपको कोई कैलकुलेशन में कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपको कोई ऐसी वैल्यूज हैं जो डिफरेंट सिस्टम के अंदर है, जी हेलो, अच्छा अगर कोई किसी और सिस्टम में नंबर्स हैं तो आप उसमें सब्स्टिट्यूट करें और फिर वापस कन्वर्ट कर लें, आपके नंबर्स जो है वापस दूसरे सिस्टम में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुके होंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे भी अगर मैं चाहूँ कि ये मैं 9 इंच ब्रिक को जो है वो कंसिडर किया था, अगर मैं चाहूँ कि इसको कम कर लूँ, लेट सपोज 6 इंच पे आ जाए, तो ये 6 इंच के लिए इसको मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। तो सिर्फ एक दफा आपने करेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये चेंज हो सकता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, रूफ हो गए, विंडोज, ठीक है। अच्छा विंडोज के लिए दो जो मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे किया हुआ है सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे दो डिफरेंट विंडोज हैं। एक जो विंडो है इस वाले रूम में उसका साइज जो है वो डिफरेंट है, इट इज अबाउट 6x5 फीट, ठीक है। ये वाली जो है वो 6x5 की है, ठीक है। और बाकी जो दो विंडोज हैं यहाँ पे ये वाली और इस रूम्स में, ठीक है, ये तमाम विंडोज जो है 5x5 की, ठीक है। जस्ट एक डिफरेंट साइज की विंडो हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि अगर कहीं किसी के पास कोई डिफरेंट साइजिंग है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको अप्लाई कर सकता है। तो अब हम विंडोज को देख लेते हैं। विंडोज पे आप जाओगे, टाइप विंडोज की सिलेक्ट करो, न्यू टाइप विंडो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। टेस्ट बना लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा पहला इनपुट ये है कि डायरेक्टली आप ओवरऑल यू कोफिशिएंट जो है ना प्रोवाइड कर दो, ठीक है। यानी कि आप टेबल से कहीं जो हम जिस तरह से हमने उसमें देखा था क्लास के प्रॉब्लम में, डायरेक्टली टेबल से हमने जो है यू की वैल्यू प्रोवाइड करी और शेडिंग कोफिशिएंट प्रोवाइड किया, ये उस पर आगे सारी कैलकुलेशन कर लेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसको डिटेल इनपुट को ऑन करूं, ठीक है। नाउ अब ये यू वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा बल्कि जो भी आप ऑप्शन देंगे उसके अकॉर्डिंगली ये उसको चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो विंडो है उसकी हाइट 5 फीट है और विड्थ जो है वो 6 फीट है, ठीक है। तो यहाँ से हमने उसको चेंज कर लिया, 5x6 कर लिया, एंड देन फॉलोइंग ऑन हम फ्रेम टाइप पे आ जाते हैं। फ्रेम टाइप वुड का है, विनाइल का है, अल्युमिनियम का है, अल्युमिनियम थर्मल विदाउट ब्रेक्स है, ठीक है। तो हम जैसे हमारे पास अगर अल्युमिनियम का है विदाउट थर्मल ब्रेक्स, ठीक है, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। इंटरनल अगर कोई आपके पास वो लगे हुए हैं ड्रैप्स यानी कि पर्दे लगे हुए हैं तो फिर आप उनमें सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रैप्स हैं ओपन वीव, ठीक है, यानी कि इनकी जो थ्रेड्स होंगे वो बहुत क्लोज नहीं होंगे, ठीक है। और ये सेमी ओपन है और ये क्लोज है, यानी कि ये बिल्कुल आपके वो थ्रेड्स हैं जिस तरह के आपके इस तरह कपड़ा होता है सिल्क वाला, ठीक है। तो उसके जो वीव है वो बिल्कुल क्लोज होते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर अगेन आपने लेट सपोज ड्रैप्स ले लिए
सिल्क के, और उसमें फिर आपने ओपन वीव है या क्लोज वीव है, ठीक है। तो क्लोज वीव हमें कंसिडर करना है, लाइट कलर के हैं, मीडियम कलर के हैं, ये आप डिसाइड कर लो, जो भी ड्रैप्स लगे हुए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली। तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया। नीचे ग्लेजिंग के लिए हमारे पास डबल ग्लेजिंग है या सिंगल ग्लेजिंग है, या आप कंसिडर कर सकते हो। लेट सपोज मेरे पास अभी सिर्फ सिंगल ग्लेजिंग ग्लास है, नॉट, तो मैं दूसरे वाले को अनयूज कर दूंगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे इसकी थिकनेस बढ़ानी है, 1/8 जो है वो अबाउट 1 इंच जो है वो 25 मिलीमीटर होता है, 1/8 जो है इसका मतलब है अराउंड 3 मिलीमीटर, ठीक है। तो 3 मिलीमीटर स्टैंडर्ड थिकनेस है। अगर हम स्टैंडर्ड थिकनेस से ऊपर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज को डबल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये 1/4 हम ले सकते हैं, और इसके फिर अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज कर सकते हैं। सिंगल ग्लास के बजाय अगर डबल ग्लास यूज करना है तो डबल ग्लास में फिर आप दूसरी एक लेयर लगाएं, और फिर आपको ऑब्वियसली स्पेस डिसाइड करनी होगी कि वो स्पेस उसमें किस तरह की स्पेस फील्ड है, ठीक है। और आखिर में आपके पास ट्रिपल ग्लेजिंग का ऑप्शन भी हो सकता है, जहाँ पे आप एक को दोबारा से एक और लेयर ऐड करके उसके अंदर फिर स्पेस सेलेक्ट कर लें कि कौन से मटेरियल की फील्ड है, ठीक है ना। तो अच्छा सर, अगर दो स्पेसिंग आ रही हैं उसमें हाँ, और लेकिन आप डिफरेंट लेंथ, इक्वल स्पेसिंग कंसिडर करनी होगी और इक्वल ग्लास भी कंसिडर करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि जब मैं ग्लासेस की बात कर रहा हूँ तो वो उसमें कोई वेरिएशन ना आए, ठीक है। जैसे तीनों ग्लास हैं वो सेम थिकनेस के और उनके दरमियान स्पेसिंग भी सेम रखी है, ठीक है। आप वेरिएशन क्रिएट करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका यही होता है कि अगर ग्लासेस आप जो भी लगा रहे होंगे वो सबकी सब थिकनेस और उनके दरमियान स्पेसिंग जो है वो सेम होगी, ठीक है। गैप टाइप का हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो गैप हम डिफरेंट गैप्स नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास सिंगल ऑप्शन है, तो हम एक ही थिकनेस का गैप जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरी जो विंडो हो गई, ये बेसिकली क्या हो गई, ये बेसिकली ट्रिपल ग्लेजिंग हो गई, ठीक है। तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ट्रिपल ग्लेजिंग की विंडो होगी तो हम ये वाली विंडो को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे मैंने टेबल्स क्लास में आपको पढ़ाएं, ठीक है, वहां पे आप विंडो टाइप सेलेक्ट करें, वहां से जो यू की वैल्यू आ रही हो वो डायरेक्टली यूज करें, और यहाँ से डिटेल इनपुट के ऑप्शन को हटा दें, आप डायरेक्टली यू की वैल्यू और उसका शेडिंग का ऑप्शन क्या हो सकता है वो इंट्रोड्यूस करवा दें, ठीक है। तो आई गेस ये ज्यादा इजी है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, इसी विंडो को अगर मैं चाह रहा हूँ कि बाकी सब चीजें सेम रहे लेकिन इसका साइज चेंज हो जाए बस, तो आप सिंपल क्या करो, इसी को जो है वो डुप्लीकेट कर लो, डुप्लीकेट करने के बाद इसकी साइजिंग चेंज कर दो और आपकी सेकंड विंडो भी प्रिपेयर हो गई, ठीक है ना। तो रूफ सर ये प्रिपेयर, कैसे पता चलेगा कि विंडो कौन सी ग्लेजिंग, मतलब साइज क्या लगा हुआ है? मैं इसमें वो कर देता हूँ ना, नाम दे देता हूँ, ठीक है। अगर इसी को हम लेट सपोज यहाँ पे दे देते हैं, या तो टाइप दे दो, टाइप 2 कर देता हूँ इसको, ठीक है। टाइप 2 से तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। विंडो टाइप 2 कर देते हैं, ठीक है। तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा आपको कि टाइप 2 वाली जो है वो, उसका साइज तुम नोट कर लो कि कौन सी वाली, या उस पर साथ साथ इसके साथ ही लिख दो, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आप 6x5 लिख दो इसको, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो आपको सर आइडेंटिफाई एक करना, क्वेश्चन। जी। सर अगर ग्लेस्ट के बजाय विंडो पैटर्न वाली कोई विंडो हो, सिंपल ग्लास जिसके ऊपर पैटर्न बना, उसका क्या होगा? दोबारा से बताओ बेटा। सर कोई सिंगल ग्लास ग्लेजिंग के बजाय कोई पैटर्न विंडो, पैटर्न बना हो ग्लास के ऊपर सही। डायरेक्टली। हाँ, अगर पैटर्न बना हो तो आपको फिर उसके मैन्युफैक्चरर से ना ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि जो उसकी आर की वैल्यू है या उसकी यू ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो क्या है, ठीक है। तो या तो फिर आप कोशिश करो कि उसके मैन्युफैक्चरर का कोई टेबल होगा उससे मिल जाएगा, या फिर हमारे जो वो एशरे की मैंने आपको कैटलॉग देखी थी उसके अंदर ढूंढना, उसमें शायद कोई इस तरह की चीज मौजूद हो तो उससे क्लोज आप लगा सकते हो, ठीक है। वो वाली जो बुकलेट है एशरे के फंडामेंटल्स की, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ऐसी कोई चीज है जो आप रेगुलर नजर नहीं आ रही तो शायद वो वहां पे ज्यादा ऑप्शन है तो वहां पे आपको वो मिल जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, और अगर कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल से कहीं आपको नहीं मिल रही, देन इन दैट केस ट्राई टू अज्यूम क्लोजेस्ट पॉसिबल, ठीक है। जो क्लोजेस्ट पॉसिबल चीज मिल रही है वो आप उसको अज्यूम कर लो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप कर रहे हो, कहोगे यार ये तो एग्जैक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है तो उसकी कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेटेड वे में उसको जो है वो आप यूज कर लीजिए, ठीक है। ओके। देन
यहाँ पे आगे इसका अच्छा विंडोज के साथ एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं शेड्स, ठीक है। तो शेड्स के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शेड्स की बात कर रहे थे, ठीक है। शेड्स के अंदर दो हमें जो है ना वो चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं जो रेगुलर घरों में मौजूद होती हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं समझ में आ रही, आप उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर F1 की को प्रेस करोगे, ठीक है, तो वो आपको उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ओपन कर देगा हेल्प के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि मुझे रिवील डेप्थ विंडो और बाहर की जो सरफेस है उसके दरमियान जो गैप है उसका हम रिवील डेप्थ कहते हैं। उसके ऊपर जो ये एक्सटेंशन लगा हुआ है, ठीक है, ये एक्सटेंशन वाला जो ओवरहैंग है इसकी साइजिंग जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जो प्रोजेक्शन है, ओवरहैंग प्रोजेक्शन का मतलब है कि जो ओवरहैंग की साइज है आगे की तरफ वो कितनी है, और उसकी अगर लेफ्ट या राइट पे अगर कोई विंडो से बड़े आए वो, ठीक है, तो फिर उसका साइज क्या है वो जो है वो हम ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज अभी मैं इस केस के अंदर सिंपल वाला काम करता हूँ। रिवील डेप्थ मैंने लेट सपोज 2 इंचेस रखी हुई है और प्रोजेक्शन जो है सर ये कहाँ से आया? हाँ ये कहाँ से आया था ये जो आपने अभी ये रिवील डेप्थ जो है वो कहाँ से आया? ये आएगा यहाँ पे शेड्स में जाओगे, डोर्स के नीचे शेड्स है, ठीक है, शेड्स में जाओगे तो शेड्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये विंडो डोर्स एंड शेड्स, ठीक है। तो शेड्स के अंदर आता है ये शेडिंग ज्योमेट्री, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे शेडिंग ज्योमेट्री में डेट सपोज मैंने 2 इंच रिवील डेप्थ रखती है, ठीक है, शेड टाइप जो है वो 2 कर देते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन फ्रॉम सरफेस, ठीक है, तो प्रोजेक्शन यानी कि ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट है ये कितना है, ठीक है, ओवरहैंग का। तो लेट सपोज हम देख लेते हैं इसको, नॉर्मली 1 या 1.5 फीट का होता है, ठीक है, तो लेट सपोज 18 इंच कर देते हैं, ठीक है। हाइट अबव विंडो, क्या विंडो के बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है या उससे कुछ गैप के साथ लगा हुआ है? लेट सपोज यहाँ पे हम 6 इंच का, ठीक है, ये पर्टिकुलर केस के लिए चेंज हो जाएगा आप लोगों के, ठीक है। और एक्सटीरियर पास्ट RS साइड ऑफ द विंडो, ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे कोई स्पेस है या लेफ्ट हैंड साइड पे या बिल्कुल एग्जैक्ट विंडो के साइज का, ठीक है। तो अभी हम अज्यूम कर लेते हैं कि एग्जैक्ट विंडो के साइज का है, लेफ्ट या राइट पे कोई प्रोजेक्शन नहीं है, अगर होगी तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन इन दैट केस आप इसको ओके कर दें। शेड्स भी आ गए। अब ये आपकी एक बेसिक लाइब्रेरी बन गई है, शेड्स, रूफ्स, वॉल्स, ठीक है। इसमें एक चीज स्केड्यूल भी आती है, वो मैं भी आपको बाद में समझाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज पे मुझे पहले वेदर, अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए पहले मुझे वेदर डिसाइड करना है, ठीक है। वेदर के लिए हम जाएंगे और हमारे पास पहली चीज जो आ जाएगी वो डिसाइड करना है कि हमारा सिटी कौन सा है, ठीक है। सिटी जो है वो यहाँ पे जो पाकिस्तान है इज वो मिडिल ईस्ट के अंदर आता है, ठीक है, और मिडिल ईस्ट में हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया एंड फिर कराची, ठीक है। तो बेसिकली एक मेजर सिटी कराची का ही डाटा है। अगर कोई और सिटी होगा तो फिर एशरे के क्लिमेटिक का वो आता है हमारे पास, ऐप आती है छोटी सी, उसमें फिर ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, जैसे इस्लामाबाद का डालना है तो मुझे उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एलिवेशन, समर डिजाइन टेम्परेचर और विंटर डिजाइन टेम्परेचर, ठीक है, ये तमाम चीजें बता देगा, ठीक है। वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो उसके आगे की चीजें, ये जो डिजाइन टेम्परेचर के चार्ट हैं, डिजाइन सोलर्स के चार्ट हैं, वो खुद ही सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली खुद से जनरेट कर लेगा, ठीक है। मुझे सिर्फ ये चीजें इनपुट करनी होंगी जो मेरे लेफ्ट कॉलम के अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो कुछ और भी चीजें, जैसे कि एटमॉस्फेरिक क्लियरेंस नंबर है। एटमॉस्फेरिक क्लियरेंस नंबर ये डिसाइड कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे एरिया के अंदर है जहाँ पे क्लाउडी है, ठीक है। अगर क्लाउडी नेचर है तो फिर उस केस में आपका क्लियरेंस नंबर 1 से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वो फिर आपको पर्टिकुलर केस के लिए फिगर आउट करना होगा कि क्या 90% अगर डिफ्यूजिबिलिटी है उसकी, या 100% में 40% आ गई, ठीक है। अगर नॉर्मल वेदर है तो आप उसको 1 पे सिलेक्ट कर लें। कुछ समझ नहीं आ रहा तो जब भी आप बाय डिफॉल्ट 1 की वैल्यू को यूज कर लें, ठीक है। सेकंड केस जहाँ पे ग्राउंड, मतलब क्या है वैसे? इसका मतलब है कि आपकी जो सन रेडिएशंस हैं क्या वो डायरेक्टली आपके पास आ रही हैं, या बाहर का वेदर क्लाउडी है, ठीक है, तो क्लाउडी वेदर होगा तो वो जो सन रेडिएशन है वो रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। या ये भी कह सकते हो बहुत पॉल्यूटेड वेदर है, उस केस में भी आपके पास वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ग्राउंड रिफ्लेक्टेंस है, ये हम स्टैंडर्ड वैल्यूज यूज कर रहे हैं। ग्राउंड रिफ्लेक्टेंस क्यों यूज होगी? जाहिर बात है जो रेडिएशन जमीन पे पड़ेंगी वो भी रिफ्लेक्ट होके आपके
सिस्टम के ऊपर या आपकी वॉल के ऊपर आ रही होंगी, ठीक है। तो ये जो इसके स्टैंडर्ड वैल्यूज है हम इसको नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है। डिजाइन कूलिंग कैलकुलेशन मंथ्स, यानी कि हम क्या सिर्फ एक मंथ के लिए कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं या पूरे साल के लिए करना चाह रहे हैं। तो ये हमने अभी इसको जनवरी टू दिसंबर पूरा ही कन्वर्ट कर लिया, मतलब पूरे साल के लिए सिमुलेट कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट पे और मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे यहाँ पे अगर सिटी मौजूद नहीं है तो ये जो लेफ्ट साइड पे जो इन्फॉर्मेशन है डिजाइन टेम्परेचर्स की और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की, ये फिल करनी होगी। अगर सिटी, जैसे कि हमारे केस में सिटी डायरेक्टली मौजूद है, तो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। हमने खाली जो है उसका सिटी यहाँ से सिलेक्ट करना है। और सिमुलेशन में यहाँ पे कराची का वेदर का, यहाँ पे हैप की लाइब्रेरी में जो है आपके पास कराची के वेदर की जो डे बाय डे की जो एनालिसिस होती है वो हमें यहाँ पे मिल जाए। जब आप इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ से, ठीक है। तो कराची का जो डाटा है उसकी जो डे बाय डे की टेम्परेचर उसकी फाइल है वो यहाँ से आप इंस्टॉल करके डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर दूंगा तो ये वहाँ पे अपलोड हो जाएगी इन दी सिमुलेशन वाली, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल के लिए कुछ डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। इंक्लाइंड हो तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? इंक्लाइंड के लिए क्या चीज करनी है? वॉल। मैंने पहले भी कहा था अगर इंक्लाइंड वॉल होगी तो वहां पर उसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो हम यूज कर लेंगे, ठीक है। वैसे कि नॉर्मली ऐसे घरों में वॉल्स इंक्लाइंड होती नहीं, या आप प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं? ठीक है। तो दूसरी चीज मैं हॉलीडेज की बात कर रहा था। अगर फॉर एग्जांपल आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है किसी ऑफिस की या किसी स्कूल के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो वहां पे फिर कुछ डेज ऐसे होंगे जहाँ पे हॉलीडेज होंगी, ठीक है। तो आप हॉलीडेज डिफाइन करें, जैसे 1 जनवरी आपने डिफाइन कर दिया कि आपका हॉलीडे डे है, तो वो आपका 1 जनवरी उसने, जब आप सिमुलेशन करोगे तो इस दिन की जो सिमुलेशन का चार्ट होगा वो डिफरेंट होगा डिपेंडिंग कि आपने हॉलीडेज के लिए जो है वो क्या अपनी स्केड्यूल सेट किया, ठीक है। मैं भी आपको वो स्केड्यूल वाली चीज बताऊंगा तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर मुझे कोई और चीज करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 12th को भी ऐड करना चाह रहा हूँ, इस तरह से मैं पूरे साल की छुट्टियां यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कि हॉलीडेज कौन कौन सी सीजन है, ठीक है। अगर घर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें लेट सपोज हमने हॉलीडे का सीजन नहीं डालना चाहें तो वहां पे डाल सकते हैं कि हो सकता है कि हम चाह रहे हो कि हॉलीडेज में हम जो है वो घर से चले जाएं, तो वहां पे वो सिस्टम नॉर्मल से कम उस पर ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ से ये सिलेक्शंस कंप्लीट हो गई, तो वेदर का वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आप आ जाएंगे स्पेसेस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, स्पेसेस के अंदर आपने जितनी भी जैसे कि मैंने ये फ्लोर कंसिडर कर लिया था यहाँ पे, ठीक है, ये फ्लोर कंसिडर कर लिया, तो इसके ऊपर हर जो रूम है उसको मुझे डिफाइन करना होगा, ठीक है। मैं एक रूम का डिटेल में बता दूंगा, बाकी रूम्स ऑब्वियसली उसी पैटर्न पे होंगे, तो आप बाद में खुद से अपने केस के लिए उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम स्टार्ट करते हैं रूम नंबर 1 से, ठीक है। तो रूम नंबर 1 की मुझे पहले डायमेंशंस पता होने चाहिए क्या है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये अराउंड है 12 इसकी जो है वो फिट जो है इसकी विड्थ है, और 14.5 या 14.6 इंचेस जो है वो 14 फीट 6 इंचेस जो है वो हमारे पास लेंथ है, ठीक है। तो ये टोटल इसका एरिया जो हो जाएगा वो 12 टाइम्स 12.5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे पहला काम हमने करना है कि न्यू डिफॉल्ट स्पेस बनानी है, ठीक है। मैं दोबारा से रूम 1 को दोबारा से जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये हो जाएगा रूम टेस्ट, ठीक है। अब इसका जो फ्लोर एरिया है, फ्लोर एरिया हम मल्टीप्लाई कर लेंगे विच इज 14.5 इंटू 12, ठीक है, 174, ठीक। तो ये इसका फ्लोर एरिया आ जाएगा 174। सीलिंग एवरेज हाइट 9 to 10 फीट होती है, ठीक है। आप अपने पर्टिकुलर हाउस के हिसाब से उसको देख सकते हैं। मैं इसको लेट सपोज 10 फीट ले लेता हूँ, ठीक है। एंड बिल्डिंग वेट मैंने जैसे बताया था कि बाय डिफॉल्ट मीडियम सिलेक्ट हुआ होता है, और वो उसकी वजह यही है कि हमने ये देखना है कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो अगर थिक
वॉल्स हैं तो हम उसको हैवी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मीडियम वॉल्स हैं यानी कि नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो फिर हम उसको मीडियम से उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये ऑब्वियसली आर्किटेक्चर आपको डिफाइन कर सकता है एक चीज बहुत स्पेसिफिकली, वो कि आपके केस में अभी मौजूद नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो हम जो बाय डिफॉल्ट मीडियम वाली इन्फॉर्मेशन है उसको ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है विच इज वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट जो है एशरे जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, और उसके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड से हमारी मुराद है कि हमने वैल्यूज फिक्स कर दी कि अगर फॉर एग्जांपल ऑफिस होगा तो वहां पे इतने लीटर्स या इतने CFM पर पर्सन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ कि टाइप ऑफ रूम क्या है, तो फॉर एग्जांपल मेरा टाइप ऑफ रूम है ठीक है। तो अच्छा, दो चीजें हो सकती हैं, एक तो यूजर डिफाइंड हो सकता है, यानी कि मैं खुद CFM पर पर्सन बता दूं कि इतने CFM पर पर्सन रिक्वायर्ड होगा, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल कहते हैं 20 CFM पर पर्सन हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये हमें एशरे के टेबल से नंबर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ टेबल से ना ढूंढने की जरूरत पड़े, तो आई विल सेलेक्ट इन फ्रॉम वन ऑफ दिस ऑप्शंस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैस मैं मिस कर गया, ठीक है। अगर मैं होटल्स वाली में जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे रूम्स में लिविंग रूम या बेडरूम का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग वहाँ पे देख रहे थे जो हमारा स्केच है लेआउट है, उसके अंदर ये रूम एज अ बेडरूम यूज हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर आके बेडरूम वाली सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये बता रहा है कि बेडरूम के अंदर यूजुअली 5 CFM पर पर्सन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगेन मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड 2010 के एशरे के उसके उन्होंने यूज किया हुआ है। एशरे 62.1 जो स्टैंडर्ड्स है वो CFM यानी कि वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट्स को बता रहे होते हैं, ठीक है। तो वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट्स इसने वहां से बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज हैं वहां से सिलेक्ट कर ली है स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अगर दूसरी चीज आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि आपने इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई स्टैंडर्ड्स को यूटिलाइज किया है, तो डेफिनेटली वी आर यूटिलाइजिंग एशरे के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम यूज कर रहे हैं इन आवर डिजाइन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमने 2010 के कर लिए हैं, आप चाहें तो इसको निग्लेक्ट करके यूजर डिफाइंड भी बता सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज आ जाती है, सेकंड पैनल आ जाता है इंटरनल्स का, ठीक है। अच्छा, अब इंटरनल्स के अंदर आई नीड टू फिगर आउट कि मेरे पास किस तरह की लाइटिंग है, ठीक है। तो लेट सपोज मेरे पास जो लाइटिंग यहाँ मौजूद है इस रूम के अंदर, वो हमारे पास 2 LED बल्ब्स मौजूद हैं ऑफ 12 वॉट ईच, ठीक है। या अगर ज्यादा पावर है तो आप उसके अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिसाइड कर सकता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास जैसे मैंने कहा, जब भी मेरे पास टोटल हीट बाहर नहीं जा रही होगी सिस्टम के ऊपर, ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हमारी टोटल की जितनी भी हीट है वो सबकी सब विद इन द सिस्टम रह रही है, तो मैं फ्री हैंगिंग वाला ऑप्शन यूज कर लूंगा ताकि तमाम हीट को वो कंसिडर करे कैलकुलेशन की तरह, ठीक है। सेकंड, हम इसको वॉट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मेरे पास टोटल वॉटेज हो गई 24, ठीक है। ब्लास्ट मल्टीप्लायर हम 1 भी ले सकते हैं, और अगर बाय डिफॉल्ट जैसे कि हम एक स्टैंडर्ड कंजप्शन कर रहे होते हैं कि 20% ज्यादा आप अज्यूम कर लें या 10% ज्यादा अज्यूम कर लें, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है स्केड्यूल, ठीक है। स्केड्यूल के लिए मैं 1 मिनट के लिए होल्ड करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ स्केड्यूल से क्या मुराद है, ठीक है। उसके बाद टास्क लाइटिंग, अगर टास्क लाइटिंग आपके ऑफिस में या आपके रूम में जो है कोई ऐसी लाइट मौजूद है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपके टेबल के साथ कोई लैंप मौजूद है, ठीक है, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। इस केस में मैं अभी नहीं कर रहा, आप चाहें तो इसको वॉट्स में बिल्कुल इसी तरह से ऐड कर लेंगे जैसे आपने ओवरहेड लाइटिंग यूज की, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, लेट सपोज के जिस रूम में हम अभी डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पे एक PC मौजूद है, ठीक है, लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप, ठीक है। और ये फिर मैंने जो आपको टेबल शो किया था क्लास में, ठीक है, आप उससे वहां पे एक रफ नंबर देख सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि मैं अभी अज्यूम कर लेता हूँ कि वो 200 वॉट्स जो है वो इमिट कर रहा है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे जो है वो यूज कर लिया है। ऑक्यूपेंसी, बेडरूम नॉर्मली 2 से 3 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं 2 पीपल हैं, ठीक है। उनके जो वर्क है वो ऑफिस वर्क है, सीटेड एट डेस्क है, सेडेंटरी वर्क है। सेडेंटरी वर्क में मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है वो आपकी एक्टिविटी इन्वॉल्व है, ठीक है। लाइट एक्टिविटी इन्वॉल्व है तो आप उसको कर सकते हैं सेडेंटरी वर्क, ठीक है। और लास्ट में मिसलिनियस लोड आ जाता है। मिसलिनियस लोड में
फॉर एग्जांपल लैटेंट लोड, अगर आपने घर रूम के अंदर कोई वाटर का जार रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें से कुछ ना कुछ एवोपरेशन हो रही होगी, तो वो आप एक लेटेंट लोड ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप जीरो कर दें। मिसलेनियस लोड में भी इस तरह से अगर कोई भी आपकी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अलावा कोई इक्विपमेंट मौजूद है, जैसे कोई हीटिंग एलिमेंट मौजूद है या कुछ है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बहुत स्टैंडर्ड चीजों की बात कर रहे हैं, ओवरहेड लोड लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और पीपल, ये हमने 3 स्टैंडर्ड लोड्स कंसिडर कर लिया। अब आ जाते हैं स्केड्यूल के ऊपर। स्केड्यूल से क्या मुराद है, ठीक है। स्केड्यूल हमें ये बताता है कि हाउ वी विल डिसाइड कि हमारी लाइटिंग कैसे यूज हो रही है, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे बता दिया लाइट स्केड्यूल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फ्रैक्शनल, यानी कि ये अब इसको हम चेंज कर सकते हैं लाइट्स के लिए, पीपल के लिए, इक्विपमेंट के लिए। तो मैं जाता हूँ आवरली प्रोफाइल्स के ऊपर, ठीक है। आवरली प्रोफाइल्स में अब प्रोफाइल नंबर 1 सेलेक्ट कर ली मैंने, ठीक है। प्रोफाइल नंबर 1 मेरी स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है, यानी कि रेगुलर कंडीशन में लाइट्स कब कब यूज हो रही होती है, ठीक है। रेगुलर कंडीशंस में अगर मैं बहुत रफली स्पीकिंग बात करूं तो लेट सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम 5 in the evening till 1 or 2 in the night, ठीक है। तो एक तरीका तो हो सकता है कि हम यहाँ से सिलेक्ट करके इसको हर बार को रिड्यूस कर लें। तो पहली जो बार है वो 0 आवर्स के लिए, ठीक है, फिर पहली वाली 1 आवर के लिए, फिर 2 आवर के लिए, यानी कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इस तरह से 24 आवर्स के लिए हर एक बार मौजूद है, ठीक है। और जब ये 100% पे, इसका मतलब है कि उस पूरे घंटे में कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो रही है। जब ये 0 पे है तो वो उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ हो गई लाइट, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ कि, और दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे सबको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट कर लूँ। तो लेट सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि बल्कि ऐसा करते हैं कि कैसे रन करते हैं, आफ्टर 2 in the night, ठीक है, हम उसको ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये 2, 3, 4, 5 और इस तरह से सिलेक्ट करते हुए जाए। आप चाहें तो सिलेक्ट करते रहे, या चाहें तो ऊपर नंबर सिलेक्ट कर लें, ठीक है, ऊपर नंबर चेंज कर लें, यानी कि शाम 5 बजे तक 17 आवर्स तक, ठीक है। 2 से लेकर 17 आपकी लाइट जो है वो हमने लेट सपोज नहीं रिक्वायर्ड है, 0, ठीक है। वहाँ पे नेचुरल लाइटिंग है या आपके पास लाइटिंग की रिक्वायरमेंट कम है, आप उसको नहीं यूज करें, ठीक है। अगर आप चाहें तो पार्शियल लाइटिंग रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं तो लेट सपोज आप ये भी कर सकते हैं कि मुझे पार्शियल लाइटिंग की रिक्वायरमेंट क्या होगी, जैसे वहाँ पे मैंने 24 वॉट्स लगाए तो 24 वॉट्स यूज नहीं होंगे, इसका मतलब है कि आप 50 वॉट्स यूज करना चाहें, ठीक है, यानी कि 50% लाइट यूज करना चाह रहे हैं, सॉरी 12 वॉट्स यूज करना चाह रहे हैं, 50% लाइट यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा, वंस आपने प्रोफाइल बना दी तो ये एक प्रोफाइल हो गई। लेट सपोज मैं एक प्रोफाइल और बनाता हूँ, ठीक है। उस केस में सॉरी वापस उधर ही आते हैं लाइट स्केड्यूल में, ठीक है। दूसरी प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफाइल नंबर 2, ठीक है। प्रोफाइल नंबर 2 में आई वांट के पूरा दिन जो है वो लाइट ऑन रहे, या फिर ऐसा केस हो जैसे कि हम हॉलीडेज पे चले गए, या लेट सपोज हॉलीडेज के लिए कर लेते हैं, ठीक है। हॉलीडेज के लिए हमारी लाइट 0% यूज हो रही है, ठीक है, या आपके पास 10% यूज हो रही है, ठीक है। लेट सपोज हम 10% लाइट कर लेते हैं, ठीक है, 10% लाइट फॉर ऑल आवर्स, ठीक है। तो इसको मैं 10%, ठीक है। तो बहुत मिनिमम लाइट आपकी 10% लाइट यूज हो रही है, ठीक है। आपके केस में एक, क्योंकि सिर्फ 2 ही आपने एलईडीज यूज की हुई है, ये भी हो सकता है 2 से ज्यादा एलईडीज यूज हो रही है, ठीक है। तो वो आप सिर्फ एक एलईडी यूज कर लें तो वो 10% को यूटिलाइज कर रहा हो, अगर 10 जो भी नंबर्स हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। 10% है, 20% है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। मकसद ये है कि आपको स्केड्यूल डिफाइन कर सकते हैं कि अब लाइट्स को जो है वो आप जितना टोटल हमें दिया उससे चेंज कर दो, ठीक है। वंस आपने प्रोफाइल्स डिफाइन कर ली, अब आ जाते हैं आप असाइनमेंट्स के ऊपर, ठीक है। असाइनमेंट का मतलब है कि अब आप ये बता दें कि लेट सपोज जो डिजाइन केस है, डिजाइन केस में तो सबसे जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो चीज आप यूज कर रहे हैं वो कर ली, ठीक है। तो डिजाइन केस के लिए आई यूज प्रोफाइल नंबर 1, ठीक है। इसके अलावा मंडेज टू लेट सपोज सैटरडे, ठीक है, मैं प्रोफाइल नंबर 1 ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। संडे एंड हॉलीडेज, ठीक है, संडे एंड हॉलीडेज को एज्यूम के हम
जो भी ऑक्यूपेंट्स हैं वो घर पे नहीं है, तो हम इसको प्रोफाइल नंबर 2 दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारी लाइटिंग की स्केड्यूल सेट हो गया फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, सेम स्केड्यूल अगर मुझे उसके लिए भी यूज करना है पीपल के लिए तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, पीपल के लिए एक जो मैं अभी थीसिस आपको शो कर रहा था वहां पे हम ये भी कर सकते हैं कि पीपल के लिए हम उसमें रिड्यूस कर दें लोड को। ठीक है, स्केड्यूल फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ आवरली प्रोफाइल पे, इसको हम पीपल स्केड्यूल बना लेते हैं। ठीक है, और आवरली प्रोफाइल्स में, ठीक है, लेट सपोज आप घर से बाहर काम करते हैं 6 से 8 घंटे। ठीक है, तो अज्यूमिंग फ्रॉम 6 इन द मॉर्निंग, ठीक है, 6 इन द मॉर्निंग से लेके आप 12 इन द आफ्टरनून तक जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इन दैट केस मैं इसकी यूटिलाइजेशन जो ऑक्यूपेंसी की है वो 0 कर देता हूँ। ठीक है, बाकी आवर्स में हमने उसको फुल रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी प्रोफाइल नंबर 1 हो गई। सेकंड प्रोफाइल हम इसी तरह से डिसाइड कर लेते हैं कि सेकंड प्रोफाइल में जैसे हमने हॉलीडेज वाली की थी कि हॉलीडेज में कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में ये चीज ऑलरेडी 0% पे चली जाएगी। ठीक है, और ऑल केसेस। ठीक है, असाइनमेंट पे आ जाएंगे। असाइनमेंट में फिर वही चीज हो जाएगी कि आप ऑल आवर्स के लिए असाइनमेंट नंबर 1 कर दें, बाकी के लिए 2 कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे 8 डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, 8 डिफरेंट 7 डेज के लिए और एक हॉलीडेज के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरा ऊपर जो है वो मंथ्स के लिए, अगर मंथ में भी चाहें कि आप एक मंथ को कंप्लीटली तौर से स्कूल है, ठीक है, स्कूल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो लेट सपोज जून और जुलाई में स्कूल कंप्लीटली तौर पे ऑफ हो गया या उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई, तो मैं फिर क्या करूंगा, यहाँ पे जो प्रोफाइल है उसको चेंज कर दूंगा 1 के बजाय वहां पे लेट सपोज मैं सेकंड प्रोफाइल यूज करना चाह रहा हूँ जहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसको मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोफाइल्स को चेंज कर सकते हैं फॉर यूटिलाइजेशन। ठीक है, सेम इज फॉर द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए भी, मैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए लाइट वाली लगा लेता हूँ। ठीक है, अभी प्रॉब्लम को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जाते हैं वॉल्स के ऊपर। ठीक है, वॉल्स की ओरिएंटेशन मुझे बतानी है कि एक्सपोजर वाली वॉल्स कौन सी है। ठीक है, एक्सपोजर वाली वॉल्स का मतलब ये है कि जिनके साथ कोई अनकंडीशन स्पेस ना मौजूद हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रूम 1 के साथ राइट हैंड साइड पे बाथरूम 1 है और लेफ्ट हैंड साइड पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कोई और दूसरा घर नहीं बना हुआ। ठीक है, अगर दूसरा घर बना होगा तो एक अनकंडीशन स्पेस, मतलब अगर बिल्कुल वॉल टू वॉल कनेक्टेड है तो फिर एक अनकंडीशन स्पेस वहां पे आ जाएगी। ठीक है, इस केस में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे दूसरा कोई हाउस नहीं है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे सन का एक्सपोजर होगा। ठीक है, और सन का एक्सपोजर होगा तो मैंने ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन से निकाल लिया कि जो हमारी लेफ्ट वाली वॉल है, ठीक है, दिस इज बेसिकली योर साउथ वॉल। ठीक है, नॉट साउथ, साउथ वेस्ट वॉल। ठीक है, तो साउथ वेस्ट वॉल हमने डिसाइड कर ली, यहाँ पे साउथ वेस्ट आ जाएगा। ओके, साउथ वेस्ट ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया जो है वो इस पूरी जो भी हमारे पास वॉल है इसका टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमने हाइट ली थी नॉर्मली 10 फीट और इसकी जो लेंथ है वो है 14.5। ठीक है, तो ये अराउंड हो जाएगा 145 फीट स्क्वायर। ठीक है, विंडोज, क्या इस वॉल पे कोई विंडो है? जी बिल्कुल एक विंडो है। ठीक है, और विंडो की हमने क्वांटिटी 1 कर दी और टाइप ऑफ विंडो में कौन सी ले रहा हूँ, जो विंडो टाइप 1 मैंने बनाई थी, ठीक है, वो ले रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जिसकी डायमेंशंस, या मैं ये भी कर सकता हूँ, मैंने आप लोगों के साथ बनाई है। ठीक है, ये ट्रिपल ग्लेजिंग वाली जो विंडो, टेस्ट विंडो, जिसका साइज 5x5 था, वो हमने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, शेड मौजूद है, शेड भी हमने डिसाइड बनाया था, शेड नंबर 2 बनाया था, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर ये विंडो 2 में कुछ सिलेक्ट हुआ है और यहाँ पे क्वांटिटी 0 है तो स्टिल वो उसको 0 ही ले रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको नन भी कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो ऑलरेडी 0 जब मौजूद है तो वो उसको कुछ नहीं करेगा। ठीक है, 2 का मतलब ये है कि अगर इसी वॉल पे एक और विंडो होती, ठीक है, तो फिर आप उसको और उसकी टाइप भी डिफरेंट होती। ठीक है, तो फिर आप उसको सेकंड विंडो को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर नंबर ऑफ टाइप सेम है लेकिन क्वांटिटी डिफरेंट है, आप यहीं से उसको नंबर ऐड कर देंगे और कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, अच्छा, सेकंड वॉल, ये साउथ वेस्ट वॉल हो गई। सेकंड वॉल जो हमारे पास ये पीछे बैक साइड पे, ये भी हमारी एक्सपोज वॉल है और इसका जो डायरेक्शन हो गया नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, तो सेकंड वॉल मैं ले लूंगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इज
ठीक है। नॉर्थ वेस्ट आ गई, इसका जो ग्रॉस एरिया है वो आपके पास हो जाएगा 12 टाइम्स 10, ठीक है, विच इज 120 फीट स्क्वायर, ठीक है। इस वॉल के ऊपर कोई विंडो मौजूद नहीं है तो हम विंडो नहीं सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड वी आर डन विद दी वॉल थिंग्स, ठीक है। बाकी जो 2 वॉल्स हैं, ये वाली वॉल, ठीक है, ये किचन के साथ है, किचन को हम कंडीशन कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसमें से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, दोनों जगह पे कंडीशन सरफेसेस हैं, ठीक है, यानी कि दोनों जगह पे एयर कंडीशनिंग हो रही है, तो यहाँ से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं। राइट वाली जो वॉल है जिसके साथ स्टोर और बाथरूम वो आ रहा है, ये अनकंडीशन हो जाएगा। इसको मैं कैसे सिलेक्ट करता हूँ इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप, मैं वॉल्स को पहले एक साथ ही कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आखिरी वाला जो पार्टीशन वाला है उसके ऊपर चलेंगे, ठीक है। पार्टीशन पे जाए। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, जब आप वॉल्स कर रहे होंगे तो वॉल्स के अंदर भी फिर आपको टाइप ऑफ वॉल डिफाइन करना पड़ेगा, कौन सी वाली। तो मैंने वॉल नंबर आई गेस 3 डिफाइन की थी, जो न्यू हमने डिफाइन की थी, वॉल नंबर 3 हमने ले लिया या वॉल नंबर 2 ले लिया, ठीक है। जो भी हमने वॉल कंसिडर करनी है वो मैं सिलेक्ट कर लेंगे। पार्टीशंस में आ जाते हैं। अच्छा, पार्टीशंस के लिए आप सिंपल क्या करें कि पार्टीशन की टाइप के वॉल पे आ गई, ठीक है। और वॉल हमारे पास, इसकी जो टोटल लेंथ है, मैं अभी ये डोर को सेपरेटली ट्रीट नहीं कर रहा, इसके साथ ही कंसिडर कर लेते हैं। टोटल लेंथ इसकी हो जाएगी 14.5 और एरिया निकालना है मुझे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 145 फीट स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। पार्टीशन की यू की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। पार्टीशन की यू की वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है, वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तमाम वॉल्स एक जैसी हैं, तो मैं यहाँ पे वॉल्स पे जाऊंगा और इसकी जो टोटल यू की वैल्यू है ना, वो मैं देख लूंगा कितनी आ रही है। जैसे कि मेरे पास जो वॉल 2 और 3 है, उस वॉल 3 मैंने सेलेक्ट की हुई है, तो वो आ रही है 0.323, ठीक है। तो ये यू की वैल्यू जो है, हम वहाँ पे वापस स्पेस में जाते हैं और जो मैं अभी न्यू स्पेस जनरेट कर रहा था विच इज रूम टेस्ट, ठीक है, इसके अंदर 0.323 डाल देंगे, ठीक है। अनकंडीशनल स्पेस का मैक्सिमम टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर। अच्छा, एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो हम डिसाइड कर रहे हैं फॉर दी स्पेस जिसके लिए हम वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो फॉर दी डिजाइन वेदर कर रहे हैं, ठीक है। तो डिजाइन वेदर जो है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 100 है, ठीक है, और उसका जो डेली रेंज है वो 14 है, ठीक है। तो 100 माइनस 14 86 हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हमें पास एम्बिएंट टेम्परेचर होगा 100 होगा और जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो 86 हो जाएगा फॉर दी एम्बिएंट केस, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये दोनों टेम्परेचर्स लिए और वहां पे फिर वापस अपनी जो स्पेस है उसमें आके वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो पार्टीशंस में आ जाए, यहाँ पे एम्बिएंट के अंदर आप 100 ले लीजिए और एम्बिएंट का मिनिमम टेम्परेचर 86 हो जाएगा, ठीक है। स्पेस का टेम्परेचर क्या लिखें? स्पेस का टेम्परेचर नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं, लेट सपोज बाहर जितना टेम्परेचर है उससे रफली 5 डिग्रीज लेस है, ठीक है। तो इसको हम 100 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 95 हो जाएगा। एंड सिमिलरली जो स्पेस का मिनिमम टेम्परेचर है वो 86 माइनस 5 यानी कि 81 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके फ़ारेनहाइट्स में ये टेम्परेचर, क्योंकि हमने अभी इंग्लिश सिस्टम में काम कर रहे हैं इसलिए ये हम फ़ारेनहाइट्स में लिख रहे हैं, ठीक है। क्या हमारे पास कोई दूसरा पार्टीशन है? नहीं, हमारे पास दूसरा पार्टीशन नहीं है, हमारे पास सिंगल पार्टीशन है। तो दूसरे पार्टीशन में हमने 0 किया हुआ है तो वो कंसिडर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पूरी वॉल्स डिफाइन हो गई हैं। अगर एक्सपोज सरफेस के ऊपर कोई डोर होगा तो आपने डोर वहां पे डिफाइन करना है, यहाँ से क्रिएट न्यू डोर से, ठीक है। इसकी आपने यू वैल्यूज डिसाइड करनी है, ये आप टेबल से देख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपका डोर भी जो है यहाँ से हम ऐड करवा सकते हैं अगर डोर की कोई रिक्वायरमेंट है, नहीं है तो नन सेलेक्ट कर, ठीक है। लास्ट रूफ। अच्छा, रूफ के लिए हम हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूफ है, उसका जो ग्रॉस एरिया है वो सेम हो जाएगा जो आपका फ्लोर का एरिया आ रहा था या रूम का फ्लोर एरिया मौजूद था 174, ठीक है, ये सेम आ जाएगा। टाइप ऑफ द रूफ मैंने वहाँ पे 2 डिफरेंट रूफ डिफाइन की हुई है, मैं इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी मेरे लिए रिक्वायर्ड है वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद फिर स्काई लाइट, अगर आपके पास ऊपर रूफ के ऊपर कोई विंडो यानी कि स्काई लाइट मौजूद है
तो वो आप यहाँ पे यूज कर लेंगे, अगर नहीं है तो फिर उसको 0 ही रहने दें, ठीक है। और यहाँ पे स्काईलाइट की आपको टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी, जैसे हमने विंडो की टाइप डिफाइन की इस तरह से स्काईलाइट की भी टाइप डिफाइन हो जाती है, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन का मैंने एक लंबा टॉपिक पढ़ाया था। दो तरीके से इन्फिल्ट्रेशन डिफाइन की जा सकती है, ठीक है। एक तो तरीका यह है कि हम उसका जो एयर साइकिल्स पर आवर है वो डिफाइन कर दें, या फिर हम जो है वो उसको क्रैक मेथड से कैलकुलेट कर लें, ठीक है। क्रैक मेथड थोड़ा सा ज्यादा लेंथी है, आप चाहें तो सिर्फ बेसिक विंडोज के लिए आप करके ऐड कर सकते हैं, वरना आप एक रफ एयर साइकिल्स पर आवर को जो है वो यूटिलाइज कर लें। लेट सपोज हम एयर साइकिल्स पर आवर को यूटिलाइज कर लेते हैं फॉर कूलिंग कैलकुलेशंस, या फिर आपके, हम अभी हीटिंग पे नहीं जाएंगे, हम हीटिंग के लिए जाए तो वहां पे भी हम सेम नंबर्स को यूज कर सकते हैं अपने कैलकुलेशंस में, ठीक है। ये मैं बिल्कुल लो वैल्यू बात कर रहा हूँ, इससे अगर हमने वो वेलोसिटी और टेम्परेचर के बेस पे भी देखा था तो इससे भी लो वैल्यूज हो सकती है, ठीक है ना, मतलब 0.3 की वैल्यूज हो सकती है। तो ये बहुत कम CFM आपको दे रहा होगा कि वो इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू आ रहा है, ठीक है। मैंने अभी प्रॉब्लम में नहीं सेट किया हुआ था, लेकिन आप चाहें तो इसको ऐड करेंगे अपने प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो इन्फिल्ट्रेशन आप ACS से भी ऐड कर सकते हैं और क्रैक मेथड से भी कर सकते हैं। ACH वाला थोड़ा सा इजी मेथड है। ओनली व्हेन फैन ऑफ, क्योंकि जब हम अंडर सिस्टम मूव कर रहे हैं और उसमें फैन मौजूद है तो फैन एक हाई प्रेशर जनरेट कर रहा होगा इनसाइड एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर ने इसको इस तरह सेट किया हुआ है कि जब फैन ऑफ होगा तो वो बाहर का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा और वो अलाउ कर रहा होगा कि इन्फिल्ट्रेट हो एयर। अगर आप ये चाहते हैं कि तमाम घंटों जितने भी आवर्स हैं कैलकुलेशन की उन सब में आपकी जो है वो इन्फिल्ट्रेशन इंक्लूड हो रही हो, तो आप ये फैन वाला ऑप्शन क्लोज कर दो, ठीक है। फ्लोर्स के अंदर मैंने ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर कंसिडर किया है कि हम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे वी हैव ऑप्शन ऑफ, मैंने समझाया था कि स्लैब फ्लोर ऑन ग्रेड का ऑप्शन होता है, ठीक है ना। यानी कि ग्राउंड के ऊपर मौजूद है तो आप आपके पास दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते होंगे या लेट सपोज आप फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो आप फ्लोर अबव अनकंडीशन स्पेस कंसिडर कर लें, जैसे हमने अभी पार्टीशन के लिए किया था, ठीक है। और फिर जो आपके जो नीचे जो घर होगा वो आपका जो क्या बन जाएगा, वहाँ अनकंडीशन स्पेस बन जाएगी। फिर उसके आपको टेम्परेचर सेट करने पड़ेंगे जो नॉर्मल एम्बिएंट डिजाइन टेम्परेचर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहूँ तो फिर मुझे ऑन ग्रेड वाला कंसिडर करना पड़ेगा। उसका एरिया आ जाएगा, उसकी यू की वैल्यू, अच्छा यू की वैल्यू ग्राउंड फ्लोर के लिए यानी कि जो आपके बेस है, बेस के लिए यू की वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है। इसको भी मैं जरा एक मिनट में समझाता हूँ। एंड एक्सपोज पैरामीटर, अच्छा एक्सपोज पैरामीटर क्या है, इस रूम का एक्सपोज पैरामीटर टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट वो कौन सा है, 12 प्लस 14.5, ठीक है, यानी कि 26.5, ठीक है। तो इसका एक्सपोज पैरामीटर जो है वो 26.5 है। बाकी जो दो साइड्स है, एक जो है वो इनसाइड है, बल्कि सॉरी माय बैड, इसमें जो है वो ये वाली साइड भी आएगी जॉइंट कंडीशन वाली, ठीक है। तो 14.5 2 टाइम्स, ठीक है, ये अराउंड हो जाएगा आपके पास 29 एंड 12 विच इज 41, ठीक है। तो 41 फीट जो आपका एक्सपोज पैरामीटर हो जाएगा। ये जो साइड है जो किचन के साथ मौजूद है ये कंडीशन स्पेस है, तो यहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफर इस एक्सपोज पैरामीटर से नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ये वाली जो साइड है ये आपके पास टोटल हो जाएगी एक्सपोज पैरामीटर 41 फीट, ठीक है। क्या आपने इंसुलेशन की हुई है एजेस के अराउंड, नहीं की हुई, ठीक है। टोटल यू वैल्यू फ्लोर की क्या होगी ये बस हम देख लेते हैं। इसके लिए आप काम ये करो कि जो आपने आपने रूफ डिजाइन की थी ना, उसी जगह पे आप एक आर्टिफिशियल फ्लोर डिजाइन कर लो, ठीक है। फ्लोर के अंदर मैंने जो है वो जो नॉर्मल उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो ऐड किए, ठीक है, और उसकी यू की वैल्यू देख लीजिए कितनी आ रही है, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें फ्लोर के केस में आप ये जो आउटसाइड सरफेस रेजिस्टेंस है आप चाहें तो इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये उसका पार्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि नीचे आपके पास सिर्फ सॉइल है, ठीक है। इनसाइड वाली होगी लेकिन आउटसाइड वाली सरफेस रेजिस्टेंस नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या इसको जीरो कर सकते हैं इस केस में, ठीक है ना। तो जीरो हो जाएगी तो शायद इसको अलाउ नहीं करता ये, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सेट होती है। तो आप ये कर सकते हैं कि जो भी नेट वैल्यू आ रही है उसमें सब्ट्रैक्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब इन्वर्स कर सकते हैं, ठीक है। 2.2 आ रहा है, 2.2 में से जो इसकी वापस आता हूँ सॉरी,
है 2.2 आ रही है, इसमें से 0.33 हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अराउंड 1.9 बन जाएगा, ठीक है। 1.9 जो है उसका आप इन्वर्स कर ले तो आपको u की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो लेट सपोज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 2.2 माइनस 0.33, ठीक है, और इसका इन्वर्स कर लेते हैं तो ये पता चल जाएगा 0.534, ठीक है। तो 0.534 जो है वो u की वैल्यू आ जाएगी जो हम वहाँ पे स्पेस के अंदर ठीक है। तो ये अब हमारा एक पूरा रूम जो है वो डिसाइड हो गया है कि वो किस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो रूम्स हैं वो इसी तरीके से आप 1 बाय 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि कौन सी जो साइड है वो अनकंडीशनड है, कौन सी साइड जो है वो आपके एक्सपोज हो रही है, ठीक है। तो इस पूरे प्रॉब्लम के अंदर जितनी भी आपकी इनसाइड वॉल्स हैं, ठीक है, वो आपकी कंडीशंड है, एक्सेप्ट जो बाथरूम्स और स्टोर के साथ जो कनेक्ट है वो आपकी अनकंडीशन वाली, ठीक है। बाकी सारी कंडीशन है एक्सेप्ट जो स्टोर और बाथरूम साथ ही अनकंडीशन वाली, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल प्रॉब्लम में ये तमाम के तमाम जो है वो रूम्स ऐड कर दिए, ठीक है। रूम नंबर 2 जो है वो इसी तरीके से, इसमें भी हमने लाइटिंग वही सिलेक्ट कर ली, ठीक है, जो मैंने वहाँ पे की थी पहले वाले केस में, ठीक है। और इन सब केसेस को हमने अब रन करना है, ठीक है। अच्छा एक बात, अब मैं जो टेस्ट प्रॉब्लम मैंने बनाया उसको अभी हटा देता हूँ, ठीक है। जो हमने बेसिक बनाए हुए थे हम उसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो किचन, लाउंज, रूम, चारों रूम्स आ गए, ठीक है। अब हमने डिसाइड करना है कि जब तमाम मेरी स्पेसेस ऐड हो गई हैं तो हमने इसको कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या हम ये दोबारा से रिकनेक्ट कर लें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट्स रहते हैं, तो प्लीज दोबारा से रिकनेक्ट कर लो। हमारे पास स्पेसेस जो है वो तमाम जनरेट हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होता है वो ये डिसाइड करना है कि इन स्पेसेस के अंदर हम किस टाइप का जो है वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, ठीक है। तो वो डिसाइड करने के लिए वी नीड टू गो टू दी सिस्टम्स, ठीक है। सिस्टम्स में जाके हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बिफोर हम ये सिस्टम वाला पार्ट देखें, मुझे एक दो चीजें शॉर्ट में आपको समझानी जरूरी है जो अभी तक आप लोगों ने थ्योरी में नहीं देखी है, ठीक है। पहली चीज तो ये, जब आप कोई भी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में लाइक ये आपका पूरा डक्टिंग सिस्टम है, ठीक है। इस पूरी डक्टिंग सिस्टम में आपके पास हीटिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल है, एक सप्लाई फैन होगा, ठीक है। फिर जब कंडीशन एयर वापस आएगी तो रिटर्न का कुछ पोर्शन एग्जॉस्ट हो सकता है और कुछ जो है वो वापस रिटर्न में चला जाएगा और आउटडोर एयर के साथ मिक्स होकर वापस सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है। अब डिफरेंट आपके पास सिस्टम्स हैं, जैसे कि ऑल एयर सिस्टम्स। ऑल एयर सिस्टम्स में आपके पास जो वो एयर है जो एनर्जी कैरी करके वापस एयर कंडीशनिंग सिस्टम तक लेके जा रही है, वो वो जो फ्लूइड है जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम से एयर कैरी करके हीट कैरी करके लेके जा रहा होता है वो एयर है, ठीक है। वाटर सिस्टम्स के अंदर रूम तक जो आपके पास एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर मीडियम जो है, फ्लूइड जो है, वो बेसिकली वाटर है। या फिर इस तरह से आपके पास एयर वाटर सिस्टम जो हो सकते हैं जिसमें, अच्छा ये वाटर वाला सिस्टम जो है वो आपके पास जो चिलर्स होते हैं वो आपके पास बेसिकली है। और यूनिटरी रेफ्रिजरेंट बेस्ड सिस्टम, ठीक है, यानी कि इनको हम टर्मिनल्स भी कहते हैं। ये वो सिस्टम्स हैं जिसमें आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो डायरेक्ट आपकी जो रूम की एयर है उसके साथ कांटेक्ट में आ रहा होता है, जिस तरह से हमारे स्प्लिट एयर कंडीशंस लगे होते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर फिर एक जो फर्दर चीज होती है वो ये होती है कि अगर हम लेट सपोज इस तरह से 3 डिफरेंट रूम्स हैं, आप अज्यूम कर लो कि एक जोन है वो एक रूम को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो अगर 3 डिफरेंट रूम्स हैं
तो इन रूम्स के अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ एयर है, ठीक है, वो कैसे कंट्रोल होगी, ठीक है। एक तरीका तो है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम्स के अंदर आपकी जो एयर है वो एक कांस्टेंट फ्लो रेट के साथ हर जोन के अंदर आ रही होती है, ठीक है। दूसरे जो मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, उसके अंदर ये वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास एक सिंगल डक्ट है कोल्ड एयर की, वो हर जोन के अंदर जा रही है और अकॉर्डिंग टू द लोड ऑन द जोन, ठीक है, वो उसको ये डैम्पर्स लगे हुए, डैम्पर जो है उसकी पोजीशन को वेरी करके हम उसका फ्लो रेट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो CFM है हर रूम का, वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज हो सकता है। लेकिन एक बात हमें ख्याल रखनी होगी कि जोन के अंदर फिर हमें अगर एक पॉइंट पे अगर हमारा हीटिंग कंट्रोल ना हो, सॉरी वो ना हो, हमारे पास फ्लो रेट कंट्रोल कैसा हो रहा होगा, वो टेम्परेचर की बेस पे हो रहा होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर के बेस पे करने के लिए हमें वहां पे एक टेम्परेचर सेंसर इन्वॉल्व करना पड़ेगा या एक हीटिंग जो है वो इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। तो इस पूरे केस के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा जोन का कंट्रोल है वो डैम्पर के थ्रू हो रहा है, और डैम्पर जो कंट्रोल हो रहा है वो थ्रू टेम्परेचर के ऊपर हो रहा है, यानी कि कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं कर सकते कि फ्लो रेट को बिल्कुल से जीरो कर दो, ठीक है। फ्लो रेट को बिल्कुल से जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में आपके यहाँ पे क्या होगी, सफोकेशन हो जाएगी, ठीक है। अगर लोड कम होता जाएगा तो डैम्पर क्लोज होता जाएगा, ठीक है। तो आपने एक लिमिट लगानी होती है कि इससे ज्यादा नीचे डैम्पर कट ऑफ ना करे, ठीक है। वो एक सर्टेन वैल्यू होगी, उससे नीचे क्लोज ना हो। लेकिन अगर वो वैल्यू वहां पे आ रही होगी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे लोड कम है, तो वहां पे जो कूलिंग है वो ज्यादा हो जाए। तो फिर यहाँ पे आपको एक रीहीटिंग एलिमेंट लगाना होता है ताकि वो जोन के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, हम इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे डिटेल में कि क्या होते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम हम कौन सा इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ से बाय डिफॉल्ट पे आते हैं, और बाय डिफॉल्ट में हम एक टेस्ट सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये टेस्ट सिस्टम के अंदर मैंने इक्विपमेंट डिफाइन कर दिया। दो तरह के हम इक्विपमेंट देख सकते हैं, एक टर्मिनल यूनिट्स, एक अभी हम बहुत सिंपल की बात कर रहे हैं तो रूफ टॉप यूनिट है, यानी कि हमने अपने घर के जो रूफ है उसके ऊपर एक लार्ज सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जो पूरे घर में जो हमारे कूलिंग करवा रहा है, ठीक है। तो वो पैकेज रूफ टाइप यूनिट आ गया, ठीक है। और मैं चाह रहा हूं कि जो कंट्रोल है उसका वेरिएबल एयर कंट्रोल हो, यानी कि सब जगह एक जैसे कांस्टेंट एयर ना जा रही हो बल्कि वेरिएबल एयर वॉल्यूम। अब इस केस में जब हमारे पास आ गए तो मुझे जोन्स डिफाइन करने, क्या मैं जोन का मतलब होता है कि टेम्परेचर एक जगह पे सेंस हो रहा हो और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो एयर फ्लो कंट्रोल करवा रहे हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरे पास ये जो प्रॉब्लम है जो रूम्स वाला, ठीक है, अब हो सकता है कि इसमें एक रूम में ज्यादा की रिक्वायरमेंट हो, एक में कम की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज जो हमारे पहले जो ऑल रूम्स है, रूम नंबर 1 to 4, ठीक है, इनको हर एक को एक सिंगल जोन कंसिडर कर लेते हैं, और जो किचन और लाउंज का एरिया है इसको एक सिंगल जोन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे जोन हो जाएंगे 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ जोन्स को कर लेते हैं 5, ठीक है। सिस्टम कंपोनेंट्स के अंदर एक वेंटिलेशन सिस्टम आएगा आपका, जो बाहर से वेंटिलेशन एयर ले रहा होगा। ये इसकी जो क्वांटिटी है वो प्रोपोर्शनल होगी जो हम रूम्स के अंदर जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट नहीं कर रहा, प्रोपोर्शनल कर रहा हूँ, यानी कि ये जितनी हमारी रूम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बाहर की वेंटिलेशन एयर को भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। सेकंड, हम वेंटिलेशन साइजिंग क्या है कर रहे हैं, किसके ऊपर, एशरे के स्टैंडर्ड्स के ऊपर कर रहे हैं, यानी कि वेंटिलेशन की कितनी रिक्वायरमेंट है वो फिर एशरे के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको फिक्स करेगा पर यूनिट पर्सन या पर यूनिट एरिया के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। डैम्पर अनऑक्युपाइड कंडीशन के अंदर डैम्पर क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी सिस्टम वर्क नहीं कर रहा तो उस केस में आपके पास अनऑक्युपाइड डैम्पर पोजीशन बंद हो जाए, यानी कि डैम्पर्स क्लोज हो जाए, ठीक है, अगर सिस्टम यूज ना हो रहा हो तो, ठीक है। डैम्पर लीकेज रेट, अगर डैम्पर्स हो सकता है कि हमारे पास परफेक्टली जो है वो उसको सिस्टम को क्लोज ना कर रहे हो तो वहां पे कोई ना कोई लीकेजेस हो रही हो आउटसाइड जो एयर जा रही है उससे, तो वहां पे हम वो लीकेज रेट लगा सकते हैं। ये CO2 का लेवल जो मेजर कर रहा है तो उसको उसने
400 ppm जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं वो रखी हुई है। अच्छा, इकोनोमाइजर जो है बेसिकली इनका काम होता है कि ये बाहर की आउटसाइड एयर और आपकी जो रिटर्न एयर है, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा चूज करना है ये उसको डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये मैं जब क्लास के प्रॉब्लम में समझाऊंगा तो उसके बाद आप इसको चाहे तो यूज कर सकते हैं कि बेस कर रहा होता है या तो इंथैल्पी जिन दोनों आउटसाइड एयर और रिटर्न एयर की जिसमें इंथैल्पी का जिसमें डिफरेंस पे निकाले चूज करे, या टेम्परेचर के डिफरेंस पे चूज करे। अगर टेम्परेचर के डिफरेंस पे चूज करेगा तो पॉसिबल ये है कि आप एनर्जी ज्यादा यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आप इन दोनों में से ऑप्शंस में उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी कंट्रोल ना हो तो आप उसको इकोनोमाइजर वाला भी हटा दें, ठीक है। प्री हीट कॉइल, ठीक है। अच्छा, प्री हीट कॉइल और ये प्री कूल कॉइल, ठीक है, ये उस केस में यूज हो रहे होते हैं जहां पे आपके पास बहुत ज्यादा जो है वो हम डैम्पर्स की पोजीशन फिक्स कर दें और फिर उसके बाद हम उसको अलाउ कर रहे हो कि वो जो एयर हमारे पास आ रही है वो थोड़ी सी पहले से प्री हीट हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं बिल्कुल सिंपल वाली चीज कर रहा हूँ, मैं वेंटिलेशन कर रहा हूँ, मैं सेंट्रल कूलिंग करना चाह रहा हूँ, मैं हीटिंग सिर्फ कूलिंग के ऊपर कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ, हीटिंग को कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब कूलिंग करेंगे तो कूलिंग के लिए मुझे एक सप्लाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं एक चीज दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे स्पेस है, ठीक है, वहां तक जो एयर आ रही है वो पहले डिफरेंट पार्ट्स थ्रू हो रही है, ठीक है। तो जो कूलिंग लोड पे हमारा कूलिंग कॉइल पे जो लोड आ रहा है वो डिफरेंट है जो स्पेस का लोड है उससे, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर मैं इसका साइकोमेट्रिक चार्ट देखूं, ठीक है, तो साइकोमेट्रिक चार्ट में ये हमारी आउटसाइड एयर है जिसपे 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 0 आउटसाइड एयर आ रही है, ये मिक्स हो रही है 7 के साथ यानी कि रिसाइकल एयर के साथ, ठीक है। और ये फॉर्म क्या कर रही है, नंबर 1, ठीक है। तो नंबर 1 जो है वो आउटसाइड प्लस 7 फॉर्म कर देगा हमारा नंबर 1, ठीक है। ये जो एयर है ये फिर हम सेंड कर रहे हैं टू द कूलिंग कॉइल, ठीक है। तो कूलिंग कॉइल पे जो हमारे पास एयर जा रही है वो 1 to 3 या इसमें अगर हम कोई प्री हीटिंग करवाने तो वो भी आ जाएगी, ठीक है। 1 से 3 जा रही है, ठीक है। वंस आपने ये पॉइंट सप्लायर पे आ गए, अब 3 to 4 हमारे क्या है, ये जून का लोड है, ठीक है। 3 to 4 या 3 to बेसिकली 7, ठीक है, ये हमारा जून का लोड है, ये जून के लोड को डिफाइन कर रहे हैं, जबकि कूलिंग कॉइल का लोड जो है वो डिफरेंट है उससे, ठीक है। कूलिंग कॉइल का लोड ये जो पर्पल वाली लाइन है, जबकि जून का लोड जो है हमारे पास 3 to 7 वाली लाइन है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब आप बाहर से एयर ले रहे होते हैं आउटसाइड एयर, तो जो आपका जून का लोड है और जो कूलिंग कॉइल का लोड है वो डिफरेंट होता है। कूलिंग कॉइल का लोड जो है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू योर जून का लोड, ठीक है, क्योंकि आप वेंटिलेशन एयर भी बाहर से ले रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे हम जब हैप के अंदर जाएंगे तो वी नीड टू डिफाइन दी सप्लाई टेम्परेचर, ठीक है, कि एयर का सप्लाई टेम्परेचर क्या है वो हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। मैं अभी कूलिंग के लिए डिसाइड कर लेते हैं। लेट सपोज अगर हम फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड जाते हैं तो मैंने सप्लाई टेम्परेचर लेट सपोज 12 डिग्री डिसाइड कर लेता हूँ, सॉरी 12 इसका वो करते हैं, ठीक है। तो 12 सेंटीग्रेड अबाउट 53 या 54 फ़ारेनहाइट बन जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको 54 ले लेता हूँ, ठीक है। कॉइल बाईपास फैक्टर ये मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूँ कि कॉइल बाईपास फैक्टर क्या मतलब होता है कि पूरी एयर उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आ रही, वो हमने स्टैंडर्ड वैल्यू सिलेक्ट की हुई है। कूलिंग सोर्स हमारी एयर कूल्ड है, यानी कि जो हमारा कंडेंसर होगा वो एयर के थ्रू कूल्ड हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास स्केड्यूल यानी कि पूरे साल जो है वो वर्क हमने इसको वर्किंग दी हुई, ठीक है। आगे आते हैं सप्लाई फैन टेम्परेचर पे। सप्लाई फैन के लिए हमें डिसाइड करना है कि हमारे फैन की टाइप क्या है। हमने फैन जो है वो, क्योंकि हम वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो हमारा फैन भी जो है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी कि वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करना चाहिए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करना चाहिए, ठीक है। ड्रॉ थ्रू और ब्लो थ्रू में क्या फर्क होता है? ड्रॉ थ्रू का मतलब है कि जो फैन लगा हुआ है वो आपके कूलिंग कॉइल के बाद लगा हुआ है,
ठीक है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे शो किया था ना इधर, ठीक है। ये फैन जो है वो आपकी कूलिंग कॉइल के बाद लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ड्रॉ थ्रू है। ब्लो थ्रू में क्या होता है कि फैन जो है वो कूलिंग कॉइल से पहले आ जाता है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे आ जाएगा टोटल स्टैटिक डिफाइन कर रहा होता है कि जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा होगा विद इन द फैन, ठीक है, या प्रेशर ऐड हो रहा होगा, ठीक है, फैन की वजह से, सॉरी फैन तो प्रेशर ऐड करेगा, फैन जो ऐड कर रहा होगा प्रेशर वो कितना होगा या उसकी पावर क्या होगी। लेट सपोज मैंने एक जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं 3 to 5 इंचेस ऑफ वाटर वो डिस्क्राइब की जाती हैं। आप यहाँ पे फैन की पावर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फैन की पावर क्या है, ठीक है, जो आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर ओवरऑल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड 50% से 60% के दौरान होती है, वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। डक्ट सिस्टम में दो टाइप्स होती हैं, या तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी सप्लाई डक्ट है या फिर कोई प्लेनम है, यानी कि ऊपर कोई चैम्बर बनाया हुआ है उसके थ्रू एयर जा रही है। हम डक्टेड रिटर्न कर रहे हैं तो डक्टेड रिटर्न को हम यूज कर रहे हैं, और उसके अंदर कोई हीट गेन अगर बाहर से हो रही है, क्योंकि हो सकता है जो डक्ट्स हो वो भी इंसुलेटेड ना हो, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि डक्ट के अंदर 5% जो गेन है वो आउटसाइड हो रहा है, और इतनी ही हम अप्रोक्सीमेशन कंसिडर कर लेते हैं जो लीकेज की पॉसिबल है उन डक्ट्स के थ्रू हो रही है, ठीक है। वंस के डिसाइड कर लोगे तो आपको जोन कंपोनेंट्स बताने पड़ेंगे। जोन्स के अंदर आपने करना है कि हर रूम को एक जोन देना है, तो मैं रूम नंबर 1 को आपने जोन नंबर 1 में डाल दिया, ठीक है। रूम नंबर 2 को यू ऐड इनटू जोन 2, रूम नंबर 3 इन जोन 3, रूम नंबर 4, ठीक है, और लास्ट जो जोन है हमारा वो इन दोनों के साथ ऐड हो जाए, ठीक है। तमाम जोन्स ऐड हो गए। थर्मोस्टेट्स, ठीक है, जो भी थर्मोस्टेट है उसका हमने डिजाइन टेम्परेचर, यानी कि जो रूम के अंदर डिजाइन टेम्परेचर है 75 का अराउंड टेम्परेचर होता है, 25 से 26 समर के लिए, ठीक है। तो 75 अराउंड 75 जो है वो अराउंड 25, ठीक है, 24, ठीक है, 24 सेल्सियस होता है, ठीक है। तो 24 सेल्सियस मैंने उसके लिए कंसिडर किया है समर के लिए, ठीक है। और विंटर की मुझे हीटिंग अभी कर नहीं रहा है, ठीक है। अगर हीटिंग हो रही होती तो फिर हम जो यूजुअली उसका टेम्परेचर होता है हीटिंग का वो 22 के अराउंड होता है, ठीक है ना। तो 22 पे आप कंफर्ट जो मैंने कंफर्टेबिलिटी वाली की बात की थी, कंफर्टेबिलिटी किस पे आ रही है, वो आ रही होती है। थ्रॉटलिंग रेंज जो है वो इन दोनों के दरमियान में आपको लाई करनी होती है, यानी कि अराउंड 5 फ़ारेनहाइट के अराउंड आपकी टेम्परेचर वेरी कर सकता है सेट पॉइंट से, ठीक है ना। लोअर और हायर दोनों आपने डिफाइन करते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर ये है कि आपने जो भी लोड्स लगाए, क्या आप ये अज्यूम कर रहे हो कि वो 100% अप्लाई हो जाए, या उसमें ये बेसिकली स्केड्यूल के बाद एक और ऑप्शन दे रहा है आपको कि अभी भी आप चाहें तो कोई डाइवर्सिटी ऐड करना चाहें कि टोटल लोड 100 से 90% हो जाए, 80% हो जाए, तो आप यहाँ लगा सकते हैं। हम अभी 100% पे जा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट एग्जॉस्ट, किसी ने मुझसे उसने पूछा था कि कोई चीज डायरेक्ट एग्जॉस्ट हो रही हो, ठीक है, तो वो हमें अब बताना होगा कोई सिस्टम हम कितना एग्जॉस्ट करवा रहे हैं CFM डायरेक्टली जब हम सिस्टम रन कर रहे हैं, तो ठीक है। कोई ओपनिंग हो जिससे डायरेक्ट एग्जॉस्ट हो रहा है तो वहाँ पे हम वो चीज ऐड कर सकते हैं। लास्ट में हमें यहाँ पे थर्मोस्टेट स्केड्यूल जो सिलेक्ट करना होता है कि हमारा ऑक्यूपाइड टाइम कितना है और अनऑक्यूपाइड टाइम कितना है, ठीक है। अनऑक्यूपाइड या ऑक्यूपाइड टाइम का मतलब ये है कि मैं इसको शो कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक थर्मोस्टेट का स्केड्यूल सिलेक्ट किया कि सिस्टम मेरा रन कर रहा है नाइट में भी, ठीक है, और इवनिंग जो आपके, ठीक है, सुबह 6 इन द मॉर्निंग से 12 बजे तक कोई भी घर में बंदा नहीं है, ठीक है, तो वो अनऑक्यूपाइड हमारा रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो उसको 6 वाले को भी मैं इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ, सॉरी 6 वाले को भी मैं अनऑक्यूपाइड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद तो अराउंड 6 to 7 आवर्स ऐसे हैं जिसमें हमने ये थर्मोस्टेट स्केड्यूल को सिलेक्ट कर दिया है कि वो वहाँ पे कोई भी नहीं है। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हमने असाइनमेंट में सिलेक्ट किया हुआ 2, यानी कि हॉलीडेज के टाइम पे ये कंप्लीटली तौर पे अनऑक्यूपाइड हो गया, तो ये बिल्कुल 0 सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, पूरा 0 सिलेक्ट हो।
अब इस पॉइंट पे आके हमने तकरीबन अपना 90% काम कर लिया, ठीक है। ये जो टेम्परेचर्स हैं ये बता रहा होता है कि जो चिल्ड वाटर अगर जिससे हम कूलिंग करवा रहे हैं अगर वो चिल्ड वाटर है तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस इनलेट और आउटलेट ऑफ द कॉइल पे क्या होगा, ये बेसिकली मास फ्लो रेट कैलकुलेशन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। सेफ्टी फैक्टर्स, अगर आप चाहें कि जो भी आपने सिस्टम डिजाइन किया है उसके अंदर 5% की वेरिएशन ऐड कर लें कि जो भी आप वैल्यूज दे रहे हैं उसके अंदर चांस है कि 5% सेफ्टी फैक्टर हो, ठीक है। लास्ट में अब इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद यू नीड टू राइट क्लिक ऑन दिस, ठीक है, एंड प्रिंट और व्यू योर डिजाइन रिजल्ट्स, ठीक है। तो आप इसको जब वो करोगे तो ये प्रिंट और व्यू कर देगा। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। आप इसको जोन की समरी चाहिए आपको, सिस्टम की आवरली बेसिस पे अगर मुझे कोई डाटा निकालना है तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। एक रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर अब मैं जाऊं यहाँ पे तो आप देखोगे कि ये शुड बी साइज्ड और सिमुलेटेड में आपके पास वो एनर्जी भी निकाल देगा, ठीक है। तो एनर्जी भी हम कैलकुलेट कर लेंगे इसके रिव्यू पर। ठीक है, तो अब मैं इसको पहले चीज देख लेता हूँ कि डिजाइन रिजल्ट्स क्या है, ठीक है। तो अगर डिजाइन रिजल्ट्स को मैं व्यू करता हूँ तो मुझे वो रिजल्ट्स डिस्क्राइब कर देगा, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम के लिए जो मैंने डिस्क्राइब किया है वो बता रहा है कि मुझे तकरीबन 7.5 टन की रिक्वायरमेंट है सिस्टम की, ठीक है। जबकि ये जो MPH लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 1000 BTUs पर आवर, ठीक है। तो 90,000 BTUs पर आवर हो जाएगा। आपको पता है कि एक टन जो होता है बेसिकली सेम यूनिट्स है, डिफरेंट मतलब सेम लोड है इन डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने तो ये 90,000 हो जाएगा। एक टन जो होता है वो 12,000 BTU पर आवर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपॉन 7.55 जो यहाँ पे आपके पास टन्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। CFM की रिक्वायरमेंट जो है यानी कि फैन की साइजिंग क्या है, वो फैन की साइजिंग यहाँ पे आपको पता चल जाएगी कि आपको ऐसा फैन सप्लाई फैन चाहिए जो 300,000 CFM प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है। नीचे अगर हम आएंगे तो इसकी जोन वाइज जो है वो हमें डाटा प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। जोन वाइज मतलब कि कौन सा जोन यानी कि कौन सा रूम के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये जो जैसे फॉर एग्जांपल रूम नंबर 1 के अंदर 12.3 MBH अराउंड 1 टन होता है, ठीक है। 1 टन की रिक्वायरमेंट है। जबकि जो जोन नंबर 5 है यानी कि जो वहाँ पे किचन और लाउंज था वहाँ पे अराउंड अबाउट 2 टन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये पूरा टोटल हमें जोन का लोड मिल रहा है यहाँ पे। और इसी तरीके से फिर डिफरेंट आगे अगर हम जाते हैं तो इसी को जितने भी हमने चीजें यहाँ पे अप्लाई की थी, ठीक है। वॉल से कितना ट्रांसमिशन हो रही है लोड की, विंडोज से कितनी हो रही है, डोर्स से कितनी हो रही है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से कितनी हो रही है, वो सब यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है। मैंने क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऐड नहीं किया हुआ था इसलिए वो 0 शो कर रहा है। जब आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऐड करेंगे तो वो उसका लोड भी काउंट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, एक ये तो आपकी लोड्स की रिक्वायरमेंट, लोड्स क्या वो आपके आगे आगे जाओगे तो इसी के अंदर बिल्कुल लास्ट में आपको ये इसका साइकोमेट्रिक चार्ट प्रोवाइड करा था। जैसे मैंने वहां पे आपको दिखाया था कि आउटडोर एयर हाई टेम्परेचर पे आ रही है, ठीक है। वो मिक्स होगी रिटर्न एयर के साथ, जो रिटर्न एयर हमारी 7 वाली थी, ठीक है। और ये हमारी फिर रिसर्कुलेटेड एयर बन जाएगी जो पॉइंट नंबर 2 पे आ रही है, मिक्सड एयर। ये जाएगी हमारे पास कूलिंग कॉइल के ऊपर, ठीक है। कूलिंग कॉइल इसको जो है वो कूल डाउन करेगा और फिर जो पॉइंट नंबर 5 है, ठीक है, वो हमारे पास सप्लाई फैन, पॉइंट नंबर 4 है वो सप्लाई फैन आउटलेट को शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि सप्लाई फैन आउटलेट आफ्टर कूलिंग कॉइल मौजूद है। अगर कोई टर्मिनल हीटिंग हमने ऐड की हुई है तो वो टर्मिनल हीटिंग उसमें पॉइंट नंबर 5 को शो कर रही है, यानी कि वो थोड़ा सा उसको हीट कर रहा है बिफोर एंटरिंग इनटू द सिस्टम, वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये पूरा आपका चार्ट इस तरह से रूम का साइकोमेट्रिक चार्ट भी उसमें शो कर रहा है, ठीक है। एक छोटी सी चीज अब रह गई है कॉस्ट के हवाले से, ठीक है।
ये चीज़ पूरी हम जहाँ तक कर लेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन जो है वो लोड्स की आ जाएंगी। और अगर मैं इसी को यहाँ पे देखूँ सिमुलेशन रिजल्ट्स में, तो सिमुलेशन रिजल्ट्स में यू विल हैव सिमुलेशन रिजल्ट्स में आपके पास जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है वो भी वो शो कर देगा इन दी किलोवाट आवर जो कूलिंग के लिए हमें चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास ये थोड़ा सा ग्राफ्स जो है ना प्रॉब्लम कर रहे हैं, वरना इसके ग्राफ्स भी आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट में हमें ये कर सकते हैं कि इसकी हम टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, जो सिस्टम हमने रन किया है उसकी टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें करना होगा कि ये जो बिल्डिंग का ऑप्शन है इसके ऊपर जाना होगा। ठीक है, और एक न्यू बिल्डिंग सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने एक इसका जो केस रन था वो मैंने कल किया था। ठीक है, उसके अंदर आपके पास ये देखोगे तो यहाँ पे मुझे वो टाइप ऑफ सिस्टम मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा जो मैं यूज करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास था टेस्ट सिस्टम। ठीक है, टेस्ट सिस्टम हमने ऐड कर लिया। ठीक है, वेरिएबल वॉल्यूम को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, टेस्ट सिस्टम मैंने ऐड कर लिया और इसके बाद एट सम पॉइंट मुझे इसकी, हाँ ठीक है, टेस्ट सिस्टम मैंने ऐड कर लिया और उसको ओके करना है। और यहाँ से इलेक्ट्रिक रेट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक रेट्स में आप जाके पर यूनिट कॉस्ट जो है किलोवाट आवर में वो मैंने ऐड कर दी। ठीक है, तो मैंने अभी रफली अज्यूम किया था कि हमारे पास 24 रुपीज पर यूनिट है एनर्जी। ठीक है, पर किलोवाट आवर, और अगर मैं डॉलर्स में कन्वर्ट कर लूँ तो ये हो जाती है अराउंड 208। ठीक है, 0.115। ठीक है, तो 0.115 या 116 आपके डॉलर्स पर किलोवाट आवर आए। ठीक है, इसको मैं ऐड कर लूंगा। ऐड करने के बाद यहाँ से हम वापस बिल्डिंग्स पे आके इसको सिमुलेट कर लेंगे। नॉट सिमुलेटेड है, इसको हम प्रिंट सिमुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसको सिमुलेट करने के बाद आपको टोटल जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो दे देगा। इसने वो नहीं किया। ठीक है, तो जो टोटल रिक्वायरमेंट है मेरे पास $1000 की आ रही है, $1600 की आ रही है एनुअली। ठीक है, जो कूलिंग के अंदर सिस्टम में यूज हो रही है, सिस्टम के फैंस के अंदर जो अमाउंट यूज हो रही है वो $500 की यूज हो रही है। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो ये नीचे मुझे शायद एनुअली कितना यूज हो रहा है। ठीक है, ये पर मंथ जो इसकी यूटिलाइजेशन है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड मुझे शो कर रहा है। ठीक है, तो मई जून के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो आपके पास रिक्वायरमेंट है कूलिंग। ठीक है, किलोवाट्स के अंदर भी शो कर रहा है कि पर डे किलोवाट्स में किस तरह से एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमने 6 in the morning till 12 in the day यूटिलाइजेशन 0 कर दी थी, तो उसको वो 0 शो कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉब्लम आपने इस तरह से कॉस्ट तक रन करना है। एंड इन द लास्ट आपको मैं एक छोटा टास्क दूंगा कि इसको आप मॉडिफाई करो कि आपकी जो एनर्जी की यूटिलाइजेशन है पर ईयर वो या पर मंथ वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो वो फिर आप वॉल्स के इंसुलेशन से या विंडोज के टाइप चेंज करके वो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज भी होती है जिसको हम कहते हैं लीड रोटेशंस एनालिसिस। ठीक है, इसमें ये करता है कि जो आपके पास आजकल रिन्यूएबल एनर्जी के सिनेरियोज हम फिगर आउट करना चाह रहे होते हैं जहाँ पे हम नेचुरल लाइटिंग या नेचुरल लाइट को यूज कर सके। ठीक है, तो एक ही बिल्डिंग के ये 4 कॉम्बिनेशंस बना देता है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, 90 पे, 180 पे, 270 पे और एक आपके जो प्रपोज बिल्डिंग है। और फिर चारों बिल्डिंग्स को रन करके जो बेस्ट बिल्डिंग है वो फिर आपको सजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आपके पार्ट सीपी का नहीं होगा, हम सिर्फ कॉस्ट और उसके इम्प्रूवमेंट तक जाएंगे। ठीक है, सही है। आपको क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू। सर ये अपना लीड वाली बात समझ में नहीं आई, एंगल वाली जो आपने बोली लास्ट वाली बात। लास्ट में लीड वाली देखो, ये बेसिकली जो है हमने एक बिल्डिंग बना ली ना, हमने इसकी ओरिएंटेशन क्या रखी थी, हमने इसकी ओरिएंटेशन क्या रखी थी, साउथ वेस्ट, मतलब इस ओरिएंटेशन के अंदर थी। ठीक है, अगर इसी बिल्डिंग को मैं डिफरेंट ओरिएंटेशन में भी तो प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि अज्यूम करो कि ये जो किचन वाली साइड है, ठीक है, ये आ जाए आपके पास नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है,
या फिर नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में। तो ये चारों पोजीशन पे रोटेट करके चेक करता है कि कौन सी पोजीशन पे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिल रही है एनर्जी वाइज, ठीक है, ताकि सही हो गया आपकी सर। एनर्जी की यूटिलाइजेशन आपकी कम से कम हो, ठीक सही है। है। तो जब आप कंस्ट्रक्शन सही न्यू है। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो न्यू कंस्ट्रक्शन में यू कैन एक्चुअली डिजाइन योर सिस्टम एंड उसके जो ओरिएंटेशन है फिर आप वेरी करके देख सकते हैं कि बेस्ट ओरिएंटेशन क्या होगी जिसपे मुझे कम से कम एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो रही होगी, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।